अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप सब लोग इस चैप्टर का इंतजार कर रहे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। बेटा इस चैप्टर में मैं कुछ 80 to 90 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नीट में उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसको रिवाइज कर दीजिए घर में। इंशाल्लाह आप बेटा इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। बेटा सीधे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बेटा यहां पे जो पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चार में से जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। बेटा पहला स्टेटमेंट, DNA and RNA are the two types of nucleic acids present in the living systems। ये बिल्कुल सही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, DNA और RNA। तो ये आपने बेटा बहुत पहले से पढ़ा है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड शासन, ये न्यूक्लिक एसिड्स बेटा दो तरह के होते हैं। नंबर 1, न्यूक्लिक एसिड कैन बी DNA और इट कैन बी RNA। आगे जाके बेटा आज के लेक्चर में इनके बारे में और बात की जाएगी और डिस्कस किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, नंबर 1 DNA, नंबर 2 RNA। बेटा दूसरा स्टेटमेंट, in most of the living organisms DNA acts as the genetic material। बेटा ये भी एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेटा समझ लीजिए मेरी बात, थोड़ा सा बेटा मैं आपको बताऊंगा। बेटा ये जो डीएनए है, स्टेबिलिटी की वजह से ये स्टेबल होता है, आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। बेटा स्टेबिलिटी की वजह से ये डीएनए एक बेटर जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। यह माना जाता है कि आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? यानी कि ये स्टोर करने के लिए, क्या स्टोर करने के लिए? इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए बेटा ये एक बेटर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होगी वो ऑल्टर नहीं हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी की वजह से। इसके कंपैरिजन में आरएनए थोड़ा सा रिएक्टिव है, आरएनए थोड़ा सा बेटा अनस्टेबल है। दैट्स व्हाई ये बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हां, आरएनए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म्स में, इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और बेटा ये एस्क्राइब आप कर सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी के साथ, ये आप एस्क्राइब कर सकते हैं इसके इंफॉर्मेशन स्टोरेज के पोटेंशियल के साथ। बेटा आगे बढ़िए। बेटा आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर, दो इट इज ऑल्सो एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम बैक्टीरिया। बेटा मैं आपको एक बात समझाता हूं। बेटा ज्यादातर ऑर्गेनिज्म्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बहुत कम ऑर्गेनिज्म्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन अब सवाल है, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म्स में तो नहीं है, लेकिन अगर ये जेनेटिक मटेरियल एक्ट करेगा तो किन में करेगा? बेटा याद रखिए, आपने पढ़ा होगा, ज़ूलॉजी में भी पढ़ा होगा, ये एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। जैसे हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है, क्यूबी फेज है या क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, बेटा उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं, बेटा जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो बेटा सही है कि इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये किसके साथ आप एस्क्राइब करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी के साथ। ये स्टेबल है तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं हो जाएगी, तो ये एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है कुछ ऑर्गेनिज्म्स में, जैसे बेटा हमारे पास वायरसेस है। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट पढ़ दीजिए, आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल। सही है। क्यों? आरएनए का काम क्या है? बेटा ये आप सबको तो पता होगा, बेटा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। जरा बेटा यहां देख लीजिए, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। और बेटा अगर ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर्ड है?
डीएनए में स्टोर्ड है बेटा, फिर जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है ये इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन्स के पास। इस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन से प्रोटीन कैसे बनेंगे बेटा? इस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनेंगे थ्रू एमआरएनए, यानी कि डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है ये अपनी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा, किसको देगा? एमआरएनए को। और एमआरएनए के पास अब इंफॉर्मेशन है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन है? क्या इसकी खुद की इंफॉर्मेशन है? नहीं बेटा, एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इसको कहां से मिली है? डीएनए से मिली है। लेकिन सवाल है डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन? बेटा डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने के लिए। जैसी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होगी वैसा ही प्रोटीन बनेगा। अगर डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन जो बनेगा वो भी बेटा ऑल्टर ही हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, कौन सी इंफॉर्मेशन? प्रोटीन बनाने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन डीएनए से किसके पास जाती है? एमआरएनए के पास। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए गोज टू एमआरएनए, और एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन डीएनए से हासिल की और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके ये एमआरएनए राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन्स बनाता है। मतलब बेटा ये एमआरएनए काम किया, इसने काम क्या किया? इसने डीएनए से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया, इसने डीएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन्स बनाए। डीएनए में जैसी इंफॉर्मेशन थी वैसी ही प्रोटीन्स बनेंगे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को यहां से यहां तक ले जाने का काम एमआरएनए करता है। दैट्स व्हाई बेटा यह च्युति बनन आपको पता होगा, इट्स कॉल्ड ए सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहां पे लिखा है आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज ए मैसेंजर। हां, ये मैसेंजर मॉलिक्यूल एक्ट करता है क्योंकि ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए और उसी इंफॉर्मेशन से बेटा ये प्रोटीन्स बनाता है। दो इट आल्सो एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल, सही है, लेकिन इन सम बैक्टीरिया लिखा है बेटा, इन सम बैक्टीरिया नहीं बेटा, इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जैसा मैंने अभी कहा बेटा हमारे पास क्यूबीफेज है या टोबैकोमोज़िक वायरस है। छागो ठीक। चलिए बेटा फोर्थ स्टेटमेंट, RNA functions as an adapter and has structural as well as catalytic role। बेटा बिल्कुल क्लियर है बेटा, RNA functions as an adapter। बेटा adapter का मतलब क्या है आगे जाके पता चलेगा। adapter का मतलब है RNA that's called a tRNA। tRNA is an RNA, ये एक RNA है, लेकिन एक ऐसा RNA which acts as an adapter, आगे जाके पता चलेगा। तो RNA functions as an adapter molecule, सही है। It has structural as well as catalytic role। बेटा थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ये जो बेटा हमारे पास RNA है बेटा, ये RNA बहुत कम ऑर्गेनिज्म में, थोड़े से ऑर्गेनिज्म में ये RNA एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन इसके अलावा बेटा आपको याद होना चाहिए ये जो आरएनए है, इस आरएनए से बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है राइबोसोम। साइरनियस पता बेटा, ये जो राइबोसोम है ये बना होता है आरआरएनए का। ये जो राइबोसोम है, ये जो एक ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली, ये बनी होती है आरआरएनए से, और बेटा ये बनी होती है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से। कुसस गोबर राइबोसोम। तो राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है, इसके बनने के लिए क्या चाहिए? आरआरएनए। तो आरएनए चाहिए, कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं आरएनए का स्ट्रक्चरल रोल है, क्योंकि आरएनए का काम है एक ऑर्गेनेली बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना। सो आरएनए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करेगा बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म में नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ वायरसेस में, लेकिन इसके अलावा इस आरएनए का स्ट्रक्चरल रोल है, क्योंकि बेटा ये आरएनए जो आरआरएनए हमारे पास है ये अलोंग विद राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से राइबोसोम बनाने के काम आता है। दैट्स व्हाई राइबोसोम को आप राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन्स। इज दैट क्लियर? नंबर 4 बेटा, ये जो आरआरएनए है, ये जो आरएनए है, इट हैज बेटा कैटालिटिक रोल एज वेल। आपने बेटा पढ़ा होगा दिस आरआरएनए कैन एक्ट एज एन एंजाइम। हमारे पास आरआरएनए है जो एक्ट करता है एज एंजाइम का, जो राइबोजाइम आपको बेटा याद होगा, जो मैं आगे जाके ट्रांसलेशन प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो याद रखिए बेटा आरआरएनए, ये जो आरएनए हमारे पास है ये एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल, सही है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में नहीं बल्कि कुछ वायरसेस में इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। नंबर 2 बेटा, इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है, क्योंकि आरआरएनए बेटा इससे राइबोसोम बनता है। नंबर 3 बेटा, ये आरएनए इट कैन एक्ट एज एन एंजाइम, जैसे हमारे पास राइबोजाइम की एग्जांपल है।
तो ये भी सही है। तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर 3 है, क्योंकि यहां पे लिखा है आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में। आगे बढ़िए बेटा, इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। The length of DNA is constant in all the living organisms। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। 5x174 है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा बैक्टीरियोफेज है बेटा, इशेरिशिया कोलाई है, ह्यूमन जीनोम है बेटा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में, अलग अलग स्पीशीज में जो बेटा लेंथ ऑफ डीएनए है अलग अलग होगी। अगर मैं लेंथ ऑफ डीएनए की बात करूं बेटा, पूरी तरह समझ लीजिए। अगर मैं लेंथ ऑफ डीएनए की बात करूं, यहां देख लीजिए, ये लेंथ ऑफ डीएनए जो है, लेंथ ऑफ डीएनए बेटा, ये डिपेंड करेगी, समझ लो बेटा, ये डिपेंड करेगी किस पे? इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को मुझे गौर में हर कोई चीज एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे लिखा है कि हर किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए की लेंथ सेम है, मतलब हर किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम है। ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया में, वायरसेस में, ह्यूमन बींग्स में अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, अलग अलग लेंथ ऑफ डीएनए है। तो अगर लेंथ ऑफ डीएनए की मैं बात करूंगा बेटा, ये डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेरी करेगा फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। दैट्स हाउ बेटा डीएनए length will vary from one organism to another organism। बेटा तो आपने सुना होगा सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में भी। चलिए उस सी वैल्यू पैराडॉक्स को यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लेंथ ऑफ डीएनए अलग अलग होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बेस पेयर्स यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेटा वैरी करेगा। चलिए, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, सही है बेटा। डीएनए किसका बना होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बार बार जुड़ जाते हैं। समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए, ये हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास है, मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये और एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है बेटा। ये बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो वहां से पूछो, ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये भी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या बेटा मैं इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह सकता हूं? हां, इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बेटा आप डीएनए कहते हैं। तो वही है कि ये जो डीएनए है ये बना है किससे? ये बना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ जाते हैं और इसी से बेटा डीएनए बनेगा। अब अगर बेटा आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि आप सबको पता है डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, आरएनए में राइबो शुगर होता है। तो डीएनए पॉलीमर होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का और आरएनए पॉलीमर होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। बेटा इसके बारे में भी मैं आगे जाके बात करूंगा। बेटा इन बैक्टीरियोफेज 5x174 देयर आर 5386। बेटा जब ये क्वेश्चन अगर नीट में पूछा जाएगा, जब आप यहां पे पढ़ते हैं 5x174, यहां पे आप पढ़ते हैं 5386, आप खुश हो जाते हैं, मुझे याद है ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन बेटा याद रखिए, ये जो बैक्टीरियोफेज 5x174 है बेटा, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, समझ लो बेटा। तांबुलन चुन के आराम से क्वेश्चन करो आसान बेटा। 5x174 बेटा ये एक ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और अगर इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो इसमें बेस पेयर नहीं होंगे। बेस पेयर तब बनते हैं जब बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। इसमें तो बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन बैक्टीरियोफेज 5x174 देयर आर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस, न कि बेस पेयर्स, क्योंकि जब बेस पेयर्स की बात आती है इसका मतलब हुआ कि ये डबल स्ट्रैंडेड होगा। नहीं बेटा, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। बेटा अगर इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, अगर इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता तब जाके बेस पेयर चलता, लेकिन बेटा इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो बेस पेयर गलत है। तो यहां पे या तो न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए या फिर बेटा यहां पे बेसिस होना चाहिए। चलिए
तो पहला भी गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इन बैक्टीरियोफाज लैम्डा देयर आर 48,502 बेस पेयर्स। हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि इसमें डबल स्ट्रैंड जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये सही है। इशेरिशिया कोलाई, पहली बार आज आपने पूरा नाम लिख के देखा है, तो वरना आप लिखते ई डॉट कोलाई। इशेरिशिया कोलाई हैज 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स। हाँ बेटा, इसकी बॉडी में इसका जो टोटल जीनोम होता है उसमें टोटल में होते हैं 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स। बेटा हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज, बेटा अगर मैं, समझ लो बेटा बराबर, बेटा अगर मैं हैप्लॉइड कंटेंट की बात करूं, किन में, इंसानों में, बेटा समझ लो इंसानों में, तो हैप्लॉइड कंटेंट से मेरा मतलब है 23 क्रोमोसोम्स। क्या मतलब है बेटा मेरा, ऐसे ही पूछूंगा, इसका मतलब है मेरा यहां पे 23 क्रोमोसोम्स। और बेटा अगर मैं यहां पे लिखूंगा डिप्लॉइड कंटेंट, अगर मैं लिखूंगा डिप्लॉइड कंटेंट किन में, इंसानों में, तो डिप्लॉइड कंटेंट का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स। और बेटा 46 क्रोमोसोम्स में 6.6 into 10⁹ बेस पेयर्स होती है। तो मुझे बताइए क्या ये सही है गलत है? लिखा इन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम। नो बेटा, डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, अगर यहां पे डिप्लॉइड होता तब ये सही होता, लेकिन लिखा है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन डीएनए इज 6.6 into 10⁹ बेस। गलत है बेटा, डिप्लॉइड कंटेंट में 6.6 है और हैप्लॉइड में कितना होगा, इससे आधा। यहां पे कितने क्रोमोसोम, 46, बेस पेयर्स कितनी, 6.6 into 10⁹ बेटा यहां पे कितने क्रोमोसोम, 23, यानी कि इसका हाफ, तो बेस पेयर भी इसका हाफ होगा, तो हाफ का मतलब 6.6 into 10⁹ डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहां पे 3.3 इंटू, तो ये आएगा 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स। तो हैप्लॉइड सेट में जो हैप्लॉइड कंटेंट इंसानों का है, हैप्लॉइड जीनोम बेटा जो है, जो हैप्लॉइड डीएनए है, उस हैप्लॉइड डीएनए में कितना है 3.3 into 10⁹, और डिप्लॉइड बेटा डीएनए में देरा 6.6 into 10⁹ बेस पेयर्स। तो इस तरह से बेटा आप जवाब खुद ही ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़िए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करेंगे। A nucleotide has 3 components, nitrogenous base, a pentose sugar and a phosphoric acid। थोड़ा सा बेटा मुझे यहां पे समझाने की जरूरत है, मुझे पता है आपको याद होगा। बेटा यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा, बेटा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, बेटा न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बेटा यहां पे 3 कंपोनेंट्स में लिखूंगा, आप ध्यान से देखिए, आपको याद है लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। जो बेटा पहला कंपोनेंट इसमें है दैट इज पेंटोज शुगर। बेटा इसके अलावा जो दूसरा यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, और जो तीसरा कंपोनेंट इनमें होता है दोज आर नाइट्रोजनस बेसिस। सही है ना? तो बताइए बेटा न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 कंपोनेंट्स का बना होगा। पेंटोज शुगर बेटा एक है, नाइट्रोजनस बेसिस दूसरा है, और बेटा फॉस्फोरिक एसिड तीसरा है। ये 3 कंपोनेंट्स है बेटा न्यूक्लियोटाइड के। लेकिन बेटा न्यूक्लियोटाइड में ये 3 कंपोनेंट्स तो होते तो है, लेकिन ये 3 कंपोनेंट्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब आप कहेंगे सर क्या बॉन्ड बनेगा? बेटा इन दोनों में बेटा जो बॉन्ड बनेगा, यानी कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, that is called as an glycosidic bond। ऐसा मुझे ईवान। और बेटा जो यहां पे बनेगा, जो फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर के बीच में बॉन्ड बनेगा, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या लिंकेज, एक जैसी बात है। तो बेटा याद रखिए पेंटोज शुगर बाइंड करेगा नाइट्रोजनस बेस के साथ, कौन सी लिंकेज होगी? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। और फिर ये पेंटोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं न्यूक्लियोटाइड में ये 3 कंपोनेंट्स है, लेकिन इन 3 कंपोनेंट्स में से जो सेंट्रल रोल प्ले करेगा, जो मेजर रोल प्ले करेगा, वो पेंटोज शुगर है, क्योंकि पेंटोज शुगर ही नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा और पेंटोज शुगर ही फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। बेटा यहां पे फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस बेटा जो हमारे पास है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, पेंटोज शुगर बेटा फॉस्फोरिक एसिड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो इन तीनों को बेटा एक साथ मिला के न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स है, नाइट्रोजनस बेस हां बेटा, पेंटोज शुगर हां बेटा, और फॉस्फेट को बिल्कुल यहां पे फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है।
सही है। जरा दूसरा देख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। हां, ये बिल्कुल आप सबको पता होगा बेटा। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है बेटा, ये नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की है, यहां पे ही समझ लीजिए। आपको पता होगा लेकिन मुझे समझाना है थोड़ा सा बेटा। एक को हम कहते हैं पाइरिमिडीन्स और बेटा दूसरे को हम कहते हैं प्यूरिन्स। और आपने पढ़ा होगा ये जो पाइरिमिडीन है हम इसको कट से याद रख सकते हैं, CUT कट। और बेटा पाइरिमिडीन अगर मैं कट से याद रख सकता हूं तो हमारे पास होगा C मतलब यानी कि साइटोसिन, हमारे पास दूसरा होगा U मतलब बेटा यूरेसिल, और हमारे पास होगा थर्ड बेटा थाइमीन। अच्छा ठीक बेटा, साइटोसिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, बेटा यूरासिल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से, थाइमीन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। लाइकवाइज बेटा जो प्यूरिन्स हमारे पास है यमकथस वकथस पाइरिमिडीन छे, पाइरिमिडीन बेटा हमारे पास 3 है। और बेटा अगर हम प्यूरिन की बात करेंगे तो 2 है। नंबर 1 एक तो हमारे पास होगा एडेनिन और नंबर 2 बेटा हमारे पास होगा गोनिन। बेटा एडेनिन को A से रिप्रेजेंट करते हैं और गोनिन को बेटा हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना बेटा। तो पाइरिमिडीन कितने हैं समझ लीजिए जल्दी बेटा। पाइरिमिडीन बेटा हमारे पास 3 है, CUT मैंने आपको बोला याद रखने के लिए, साइटोसिन यूरेसिल थाइमीन। और बेटा प्यूरिन हमारे पास 2 है, नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 गोनिन। और बेटा मैं आपको यहां पे ये भी बता दूं, ये आपको पता ही है बेटा, ये जो साइटोसिन है ये डीएनए में भी होता है और ये आरएनए में भी होता है। ये जो यूरेसिल है बेटा ये सिर्फ आरएनए में होता है। बेटा ये जो थाइमीन है ये सिर्फ डीएनए में होता है। और बेटा ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पाइरिमिडीन तीनों के तीनों डीएनए और आरएनए में नहीं होंगे। बेटा साइटोसिन एक याद रखिए, साइटोसिन इज द ओनली पाइरिमिडीन, साइटोसिन इज द ओनली पाइरिमिडीन याद रखिए, जो डीएनए में भी है आरएनए में भी है। यूरेसिल पाइरिमिडीन है लेकिन आरएनए में है, बेटा थाइमीन पाइरिमिडीन है लेकिन ये डीएनए में है। लेकिन साइटोसिन एक ऐसा पाइरिमिडीन है जो डीएनए में भी मौजूद है, आरएनए में मौजूद है। लेकिन बेटा अगर प्यूरिन की बात करेंगे ये दोनों बेटा डीएनए में भी है और बेटा ये दोनों आरएनए में भी है। तो याद, तो अगर पूछा जाएगा वो कौन सा पाइरिमिडीन है जो डीएनए में भी मौजूद है आरएनए में मौजूद है, बेटा वो साइटोसिन है। लेकिन प्यूरिन बेटा एडेनिन और गुआनिन ये दोनों डीएनए में भी और आरएनए दोनों में बेटा पाए जाते हैं। तो वही लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। हां नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के हैं, एक को पाइरिमिडीन कहते हैं दूसरे को प्यूरिन कहते हैं। आगे जाके इनके बारे में अगर कोई और सवाल पूछा गया होगा तो इनको और डिस्कस करेंगे। The only difference between DNA and RNA is that DNA has deoxyribose sugar while as RNA has ribose sugar। बिल्कुल गलत है बेटा, DNA और RNA में डिफरेंसेस हैं। हाँ है, बिल्कुल है बेटा। नंबर 1 अगर मैं DNA और RNA को थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, इनमें डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस कौन सी है बेटा वो देख लो। बेटा पहली डिफरेंस ये है कि DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, RNA में राइबोस शुगर है। बेटा नंबर 2 डीएनए में अभी बेटा मैंने आपको समझाया डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में थाइमीन के बदले यूरेसिल होता है। आई वो बात समझ और बात समझ आ रही है। तो ये गलत है, यहां पे लिखा है ओनली डिफरेंस, क्योंकि डीएनए और आरएनए में सिर्फ एक ही डिफरेंस नहीं है। फिलहाल के लिए मैंने डीएनए और आरएनए के बारे में 2 डिफरेंसेस आपको बता दी। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर, वो तो लिखा है। लेकिन बेटा ये खाली एक डिफरेंस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी और डिफरेंसेस है। जैसे कि सेकंड डिफरेंस की मैंने बात की, मैंने अभी यहां पे भी बेटा आपको बताया डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में बेटा यूरेसिल होता है। तो ये भी और एक डिफरेंस है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद cytosine is common for both DNA and RNA and thymine is present in DNA। बिल्कुल बेटा, साइटोसिन एक ऐसा पाइरिमिडीन है जो डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, और थाइमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मौजूद होता है। बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक लंबा सा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। बेटा आपको स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। बेटा पहला, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। हां डीएनए में थाइमीन होगा और आरएनए में थाइमीन की जगह बेटा यूरासिल होगा, ये सही है।
The nitrogenous base is linked to the hydroxyl group of 1' carbon pentose sugar through N-glycosidic linkage to form a nucleotide. बेटा थोड़ा सा यहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे. बेटा ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है. तो इसको आपने पढ़ा होगा. ये यहां पे हमारे पास ये बेटा आप देख लो. बेटा ये हमारे पास है राइबोस शुगर. बेटा इसमें 5 कार्बन है. कार्बन नंबर यहां पे मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट यूज करूंगा. ये कार्बन नंबर 1' है, यानी कि 1' 2' मैं अभी समझाऊंगा क्यों. ये 1' 2' 3' या 1' 2' 3' 4' और बेटा ये कार्बन नंबर 5' है या 5' है. दैट्स वाई बेटा ये कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 5 कार्बन है, तो इसको हम पेंटोज शुगर कहेंगे. पेंटोज शुगर तो है, लेकिन एग्जैक्ट बेटा इसका नाम क्या है? एग्जैक्ट बेटा इसका नाम है राइबोस शुगर. और बेटा ये जो राइबोस शुगर होगा ये मौजूद होता है डीएनए में. और अगर आप इस राइबोस शुगर को ध्यान से देखेंगे बेटा, बिल्कुल समझ लीजिए यहां पे क्या होगा. इस राइबोस शुगर में यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब इस राइबोस शुगर में ये एक रिएक्टिव साइट है. इसके अलावा इस राइबोस शुगर में यहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी रिएक्टिव साइट है. इस राइबोस शुगर में यहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी रिएक्टिव है. और इसमें यहां पे भी बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये वाले रीजन की वजह से भी ये राइबोस शुगर रिएक्टिव है. यानी कि ये राइबोस शुगर रिएक्टिव है बेटा 4 रीजन की वजह से. कार्बन नंबर 1' पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2', कार्बन नंबर 3' और कार्बन नंबर 5' बेटा ये प्रेजेंट होता है आरएनए में. तो अगर बेटा अब मैं बात करूं डीएनए की, बूझू गोबर जरा बेटा डीएनए की बात करते हैं. डीएनए में ऐसा बेटा देख लो, डीएनए में यही पेंटोज शुगर हमारे पास होगा, लेकिन बेटा यहां पे थोड़ी सी चेंज है. थोड़ी सी चेंज है. वो बेटा वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस बेटा मैं आपको यहां पे समझाता हूं. ये बेटा हमारे पास है. बेटा अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में आपको पता चलेगा यहां पे जो कार्बन नंबर 2' है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन यहां पे जो कार्बन नंबर, चलिए बेटा मैं नंबरिंग कर देता हूं इसकी. ये बेटा है कार्बन नंबर, ये बेटा है कार्बन नंबर 1', कार्बन नंबर 2', 3', 4' 5' या 1' 2' जो आपकी मर्जी बताइए, डैश बताइए, प्राइम बताएं. तो बेटा मुझे बताएं, जो कार्बन नंबर 2' यहां पे है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन यहां पे कार्बन नंबर 2' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन है. मतलब यहां पे ये बना है इससे. कैसे बना है बेटा? ये बना है ऑक्सीजन के रिलीज होने से. जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, किस पोजीशन पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ बेटा? 2' पोजीशन पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ. दैट्स व्हाई बेटा हम इसको कहते हैं 2' डीऑक्सी राइबोस शुगर. क्योंकि ये राइबोस शुगर तो है, समझ लो बेटा, ये राइबोस शुगर तो है, लेकिन इस राइबोस शुगर में एक चेंज आ गई है. कार्बन नंबर 2' पे जो ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, सो 2' डीऑक्सी राइबोस शुगर, या बेटा इसको हम शॉर्ट में बेटा डीऑक्सी राइबोस शुगर ही कह सकते हैं. पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है. और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर बेटा डीएनए में होगा. पता चलो, ठीक है बेटा. आगे बढ़िए बेटा. अगर ये डीएनए में होगा, मुझे बताइए इसमें कितनी रिएक्टिव साइट्स है? बेटा इसमें एक रिएक्टिव साइट है कार्बन नंबर 1' पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. बेटा कार्बन नंबर 2' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो ये रिएक्टिव नहीं है. ये भी रिएक्टिव है और ये भी रिएक्टिव है. मतलब बेटा डीऑक्सी राइबोस शुगर में 3 रिएक्टिव साइट्स है, राइबोस शुगर में 4 रिएक्टिव साइट्स है. तो इसकी वजह से बेटा डीएनए स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा आरएनए के कंपैरिजन में. आरएनए में राइबोस शुगर है तो 4 रिएक्टिव साइट्स है, यहां पे 3 ही रिएक्टिव साइट्स है, तो डीएनए इज रिलेटिवली स्टेबल. नंबर 1. नंबर 2 बेटा ये जो कार्बन नंबर 1' है, चलिए यहां पे बताऊंगा मैं. ये जो कार्बन नंबर 1' है, इसी कार्बन नंबर 1' के जरिए ये बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजनस बेस के साथ. फिलहाल के लिए ये शुगर है, फिलहाल के लिए ये शुगर है, लेकिन जब ये शुगर बेटा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजनस बेस के साथ. बेटा मैं यहां पे आपको समझाऊंगा नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड कैसे बनेगा. गुबरा तुई ध्यान परवाई चुन के यही मैं फिर से बनाऊंगा.
मैं डीएनए की बात करूंगा तो मैं यहां पे डीऑक्सीराइबो शुगर बनाऊंगा। चलिए बेटा, बेटा नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। बेटा ये जो कार्बन नंबर 1 प्राइम है, ये वाला बेटा यहां पे क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन बेस है, कोई भी हम पायरिमिडीन ले लेंगे। बेटा ये हमारे पास पायरिमिडीन है। इस पायरिमिडीन में बेटा पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन होगा। 1 2 3 4 5 6। मैं बड़ा डिस्कस करता हूं इस नंबरिंग पे क्लासरूम में भी, तो ये तो आपको बेटा पता होगा कि नंबरिंग कैसे करते हैं। बेटा ये यहां पे ये जो नाइट्रोजन है ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है। एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, और तीसरा बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास हाइड्रोजन होगा। बेटा यहां पे क्या होगा, ये जो पेंटोज शुगर है ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये पेंटोज शुगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बेटा नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स तो नहीं बनाएगा, दैट्स व्हाई बेटा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते वक्त हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। और ये जो कार्बन यहां पे है ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। बेटा एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, रिश्ता कार्बन है इशू समझवान, ये कार्बन है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो यहां पे, चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। तो जो ये वाला बॉन्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये OH ये H रिलीज हो जाएगा, और बेटा इनकी मदद से यहां पे वाटर बनेगा। और इस बॉन्ड को जो C1N1 के बीच में बना, बेटा इसको हम कहते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बेटा तो पता, जो डीऑक्सीराइबो शुगर हमारे पास है ये, इसने बॉन्ड बनाया बेटा किसके साथ, इसने बॉन्ड बनाया पायरिमिडीन के साथ। और बेटा इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कहां पे बना, ये बना C1- बेटा N1 के बीच में, और बेटा इसी को हम कहते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन थोड़ा सा समझ लो, अगर बेटा अब हमारे पास पायरिमिडीन के बदले प्यूरिन होगा, मतलब अगर यहां पे होगा डीऑक्सीराइबो शुगर, और बेटा जब ये प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बेटा वो बॉन्ड बनेगा C1- बेटा N9। तो याद रखिए बेटा, जो डीऑक्सीराइबो शुगर पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनेगा वो बनेगा C1N1 बॉन्ड, यानी कि C1-N1 बॉन्ड। लेकिन अगर यहां पे प्यूरिन होगा, डबल रिंगड स्ट्रक्चर होगा, तब जाके ये कार्बन नंबर 1- बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन नंबर 9 के साथ, तो तब जाके N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा C1-N1। अब सवाल है, सर हमने इसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम नंबरिंग क्यों की? बेटा हम बेटा जब इस रिंग की नंबरिंग करते हैं हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। बेटा याद रखिए, अगर यहां पे कार्बन है तो इसकी पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 2, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर 2 पे कार्बन है। अगर मुझ में कहूंगा कार्बन प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 2, वो बेटा हुआ ये कार्बन। बेटा इसको अगर मैं बेटा ऐसा करूंगा, अगर मैं इसकी नंबरिंग भी करूंगा 1 2 3 4 5, बेटा तब जाके यहां पे कार्बन नंबर है पोजीशन नंबर 2 पे, मैं इसको कार्बन पोजीशन नंबर 2 कह सकता हूं, इसको भी कार्बन पोजीशन नंबर 2, तो दोनों में बेटा नॉमेनक्लेचर सेम रहेगा, उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बेटा नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम करते हैं, और यहां पे सिंपली 1 2 3 4 5। मतलब अगर मैं कहूंगा कार्बन नंबर 2- मतलब ये रीऑक्सीराइबो शुगर का कार्बन है, अगर मैं कहूंगा कार्बन नंबर 2 मतलब ये पेंटोज शुगर का कार्बन है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर 1 प्राइम 2 प्राइम नहीं होता, अगर मैं कहता कार्बन नंबर 2, आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या ये कार्बन है कि या ये कार्बन है। वो बात समझ आ रही है? चलिए, तो बेटा ये दोनों जब जुड़ जाते हैं, पहले बेटा ये हमारे पास था पेंटोज शुगर, ये राइबो शुगर था, जब ये नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगा तो यहां पे न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। तो बेटा आपने पढ़ा होगा, बेटा जब हमारे पास पेंटोज शुगर होगा, क्या आज गुबर, पेंटोज शुगर ये जब बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजनस बेस के साथ, और बेटा ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बेटा इन दोनों को एक साथ, बेटा इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यमंची यज्ञ होना न्यूक्लियोसाइड। अब अगर पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए, बेटा न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाए चाहिए। लेकिन बेटा अब अगर ऐसा होगा, अब अगर इस पेंटोज शुगर के साथ बाइंड करेगा, आपको पता है बेटा कार्बन नंबर 3- के ऊपर बाइंड करता है, अगर यहां पे बाइंड करेगा फॉस्फोरिक एसिड, बेटा तब जाके इन तीनों को एक साथ बेटा न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये नीट देने वाले सारे बच्चों को पता होगा।
तो ये दोनों को एक साथ न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन बेटा बात सुन लीजिए मेरी, जब फॉस्फोरिक एसिड ऐड करेंगे तो इन तीनों को न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। और एक पॉइंट बेटा, जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड का नेचर बेसिक होगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में एक तो शुगर होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दूसरा इसमें नाइट्रोजनस बेस होगी, ये बेसिक इन नेचर है, तो न्यूक्लियोसाइड इज बेसिक इन नेचर। लेकिन जब फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। बेटा ये न्यूक्लियोटाइड एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, लेकिन बेटा नाइट्रोजनस बेस के कंपैरिजन में फॉस्फोरिक एसिड रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा अगर इसकी बेसिसिटी, इसकी एसिडिटी बराबर होती, तब ये न्यूक्लियोटाइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए था। लेकिन बेटा नाइट्रोजनस बेस एक वीक बेस है, बेटा फॉस्फोरिक एसिड इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि फॉस्फोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने कहा इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा इसीलिए बेटा जो टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास होगा वो बेटा एसिडिक होगा। ये न्यूक्लियोसाइड बेसिक होगा, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड एसिडिक होगा। तो न्यूक्लियोटाइड बनता है तीनों से, न्यूक्लियोटाइड बनेगा दो से। तो बाकी आप खुद ही कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड। आइव का समझ? चलिए ये बेटा कैसे जुड़ेगा वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। बेटा यहां पे क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 1 डैश कार्बन थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है, यहां पे न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए, लिखा है न्यूक्लियोटाइड, तो बेटा ये वाला स्टेटमेंट गलत ही रहेगा। पहला वाला स्टेटमेंट ठीक था, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, एडिनोसिन, गोनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन एंड यूरिडीन, बेटा ये सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड्स है। थोड़ा सा फिर से मुझे आपको बताना पड़ेगा। बेटा अगर मैं बात करूं यहां पे एडेनिन, बेटा ये एक बेस है। अगर मैं बात करूं बेटा गोनिन, बेटा ये एक बेस है। अगर मैं यहां पे लिखूं साइटोसिन, बेटा ये एक बेस है। अगर मैं लिखूंगा यूरेसिल, बेटा ये भी बेस है। और अगर मैं लिखूंगा थाइमीन, बेटा ये सारे के सारे यहां पे बेसिस है। ये सारी गोबर दीज आर बेसिस। कौन सी बेसिस? दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन जब इनके साथ बेटा ऐड करेगा, क्या करेगा बेटा? जब इनके साथ ऐड होगा पेंटोज शुगर, यमसाथस पेंटोज शुगर कैसे ऐड? जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, इनके साथ आप पेंटोज शुगर को ऐड कर दीजिए, या वनु गोबर, इनके साथ पेंटोज शुगर ऐड कर दीजिए। तो जब इनके साथ पेंटोज शुगर बॉन्ड बनाएगा तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा बेटा उसी को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो वही न्यूक्लियोसाइड यहां पे बेटा, यहां पे बनेगा बेटा न्यूक्लियोसाइड, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो यहां पे बनेगा न्यूक्लियोसाइड। जैसे यहां पे बनेगा एडिनोसिन, यहां पे बनेगा गोनोसिन, यहां पे बनेगा साइटिडीन, यहां पे बनेगा यूरिडीन, यहां पे बनेगा थाइमिडीन। तो बेटा ये सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड्स है। जरा बेटा अब चलिए वापस, बेटा यहां पे एडेनोसिन, गोनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन और डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड, सही है, ये अलग अलग न्यूक्लियोसाइड्स है। लेकिन ये डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स नहीं है, क्योंकि इनमें यूरेसिल भी है। अगर यूरेसिल नहीं होता तब ये डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स थे, लेकिन यूरेसिल तो आरएनए में होता है, यूरिडीन तो आरएनए में होता है। अगर यहां पे लिखा होता आर द डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड तब ठीक था, या अगर लिखा होता डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए आरएनए तब ठीक था। बेटा लिखा है डीएनए, बेटा यूरिडीन इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। बेटा पहला वाला सही है कि बेटा एडेनोसिन, गोनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन ये सब के सब न्यूक्लियोसाइड्स है, लेकिन ये न्यूक्लियोसाइड सारे के सारे डीएनए में नहीं होते। पहले चार तो बेटा डीएनए में होते हैं, लेकिन ये वाला बेटा आरएनए में मौजूद होता है, तो स्टेटमेंट गलत है। When a phosphate group is linked to the hydroxyl group of 5' carbon of the nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed. बेटा सही है। बेटा जब यहां पे जो कार्बन नंबर 5' है, ये वाला कार्बन नंबर 5', जब यहां पे फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड के ऐड होने से, चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, ये मैं यहां पे रब करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा फॉस्फोरिक एसिड कैसे ऐड हो जाएगा। OHS मैं इसको वापस से बनाऊंगा। ये बेटा हमारे पास OH था, यहां पे
बेटा अब हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 5 है, यहां पे मान के चले यहां पे बेस ऐड हो चुकी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड है। अब इस न्यूक्लियोसाइड में बेटा जो कार्बन नंबर 5 होगा, यहां पे ऐड होगा बेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब देख लो बेटा, मैं फॉस्फोरिक एसिड समझाऊंगा कैसे होता है। ये बेटा है हमारे पास H3PO4, ये बेटा ये H3PO4 है। तो यहां पे क्या होगा, सिंस फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड है, तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, ये ऑक्सीजन बेटा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डिफरेंट कलर यूज करेंगे, ये ऑक्सीजन अब बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। अब ये बॉन्ड कौन सा बना, ये बना बॉन्ड CO, ये OH, ये बेटा देखो COP, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन और बेटा डीऑक्सीराइबो शुगर का OH, ये H2O बाहर निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बनेगा COP बॉन्ड, और बेटा यही बेटा बेसिकली ये है COOP, तो इसी को हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि ये फॉस्फोरिक एसिड किस जगह जुड़ा, बेटा ये जुड़ा 5' एंड पे, बेटा ये नाइट्रोजनस बेस किस जगह जुड़ी, ये जुड़ी कार्बन नंबर 1' पे। तो बेटा ये जो हमारे पास डीऑक्सीराइबो शुगर है, इसके कार्बन नंबर 1 पे बेटा ये नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, इसके कार्बन नंबर 5' पे बेटा फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है। और ये कौन सा बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड COP बॉन्ड यहां पे आपको नजर आता है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाता है। तो याद रखिए, ये तीनों जब मिल जाते हैं, डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस बेटा शाबाश नाइट्रोजनस बेस और प्लस बेटा H3PO4, बेटा यहां पे जो तीनों जब मिल जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। याद रखिए, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड चाहिए, और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए पहले ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। और बेटा ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 कंपोनेंट्स का बना है, और मैंने ऑलरेडी आपको कहा ये न्यूक्लियोटाइड स्लाइटली एसिडिक होगा। ये न्यूक्लियोटाइड एसिडिक क्यों होगा, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। यहां पे बेस तो है लेकिन ये बहुत वीक बेस है, और इसके कंपैरिजन फॉस्फोरिक एसिड स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड है। चलिए when a phosphate group is linked to the OH of 5' carbon, सही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5' कार्बन पे ही ऐड होता है थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। हाँ बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग क्यों लिखा है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग याद रखिए, कॉरस्पॉन्डिंग क्यों लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहां पे एडेनिन है तो फिर ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, फिर अलग न्यूक्लियोटाइड बना। अगर यहां पे गोनिन होगा फिर ये गोनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। अगर यहां पे थाइमिन होगा फिर में थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा। अगर यहां पे यूरेसिल होगा फिर ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा। अगर एडेनोसिन होगा फिर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। आई मीन जैसा यहां पे नाइट्रोजनस बेस यहां पे होगी वैसा ही न्यूक्लियोटाइड बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में ये हर किसी न्यूक्लियोटाइड में ये और ये सेम है। डीएनए में अगर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स है, हर किसी में ये और ये सेम है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स वेरी करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस की वजह से वेरी करते हैं। तभी दैट्स बेटा यहां पे लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड बनेगा। कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड का पॉइंट यहां पे क्या है कि जैसा नाइट्रोजनस बेस होगी वैसा ही बेटा यहां पे न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। नेचर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शुगर, नहीं, डिपेंड्स ऑन द नाइट्रोजनस बेस। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का नेचर कैसा होगा ये शुगर पे डिपेंड नहीं करेगा ये बेटा, क्योंकि डीएनए में हर किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर ही होगा। ये फॉस्फोरिक एसिड पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा नाइट्रोजनस बेस पे, क्योंकि बेटा किसी में एडेनिन होगा, किसी में थाइमिन, किसी में गोनिन, किसी में साइटोसिन। चलिए, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3-5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। हां, यह आपको पता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़ जाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से। मैं आगे जाके इसको भी समझाऊंगा। चलिए, यह हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये यहां पे नाइट्रोजनस बेस है, शायद ठीक ऊपर, और बेटा यहां पे है CH2 यूजर्स वही बना हुआ। ये अभी अगर आपको याद होगा, ये बेटा मैंने यहां पे बनाया, ये CH2, ये क्यों याद एक सुना इतना बनाई, ये CH2, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे, और बेटा यहां पे क्या होगा O, यहां पे P, और बेटा यहां पे होगा OH। ये बेटा हमारे पास है। चलिए ठीक है, यहां पे OH,
यहां पे डबल बॉन्ड O। ये बेटा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास है, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, ये बेटा आपको होगा यहां पे OH, कार्बन नंबर 1 2 ये 3 है, ये बेटा 4 है और ये 5 है। बेटा अब जब नया न्यूक्लियोटाइड होगा, ये मान के चलिए ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये हमारे पास और एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की हमारे पास क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये ऐसे ही। फिर उसका यहां पे भी होगा अपना बेटा, यहां पे क्या होगा, यहां पे बॉन्ड बनेगा, समझ लो बेटा, यहां पे बॉन्ड बनेगा, ये वाला बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे बनेगा C कार्बन, COP गोना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, COP को ना अभी मैंने समझाया, यहां पे COP ये हुआ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो इन दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम किया COP यानी कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, COP यानी कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, 2, तो यहां पे बॉन्ड जो होगा दैट इज COPOC, ये देख लीजिए COPOC, और इसी को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े बेटा एक दूसरे से बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। क्या बेटा फिर अगर नीट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कौन सा बॉन्ड है जो पॉलीमराइजेशन के लिए चाहिए, वो कौन सा बॉन्ड है जो एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए चाहिए। बेटा एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास था, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इन दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करता है, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पॉलीमराइजेशन का काम करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी वजह से डीएनए की पॉलीमराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मोनोन्यूक्लियोटाइड से डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा, डाई से और एक जुड़ेगा तो ट्राई बनेगा, टेट्रा, पेंटा, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, यानी कि जिससे डीएनए बनेगा। यानी कि न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने का काम बेटा कौन करेगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये हमारे पास बेटा एक न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए नहीं है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बेटा उसी को हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। तो ये मान के चले एक न्यूक्लियोटाइड है, ये और 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 एक न्यूक्लियोटाइड है। बेटा इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम बेटा क्या है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो बेटा समझ लो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक ऐसी चेन है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और बेटा ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं बेटा शाबाश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। चलिए 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' 5', हां एक का 3' दूसरे का 5', फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड, सही है बेटा। उसके बाद ये सही है, a polymer formed by nucleotides has at one end a 3 phosphate moiety at 5' end and sugar which is referred to as 5' end, while a sugar बेटा has a free OH group। मैं समझाऊंगा बेटा, चलिए शायद यहां पे कहीं पे डायग्राम दी होगी, अगर होगी तो या गुड। बेटा ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये समझ लो, पेंटोज शुगर, वो यू वांट टू समझ, फॉस्फेट मोइटी, और बेटा यहां पे ये बेस है। तो ये तीनों मिलके बेटा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बेटा इस न्यूक्लियोटाइड में ये कौन सा एंड है, ये 5' एंड है, इसका 5' एंड इसके 3' एंड के साथ जुड़ा है, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा 3' एंड और 5' एंड के बीच में। फिर इसका 5' एंड, इसका शुगर 3' एंड, फिर इसका 5' एंड, इसका 3' एंड। तो जब हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक एंड पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल होगा और दूसरे एंड पे फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अवेलेबल होगा। तो दैट्स व्हाई बेटा डीएनए के इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं कि इसमें पोलैरिटी है, इसमें एक एंड 3' है, दूसरा एंड 5' है। क्यों बेटा 3' एंड का मतलब है ये डीएनए का वो एंड है जहां पे शाबाश बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3' इज अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, और बेटा ये वो एंड है जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 5' इज अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो याद रखिए डीएनए में पोलरिटी होगी, 3' एंड होगा, 5' एंड होगा। लेकिन 3' एंड का मतलब क्या है, तवेश इसमें 3' क्योंकि यहां पे हमने 1' 2' नंबरिंग की थी। ये 2' ये 2' 3' यू गो 1' ये प्लस 1' यू गो 2' यू वांट टू समझ यू गो 3' तो यहां पे 3' कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है, ये 3' एंड है और बेटा ये 5' एंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' 5' ये कहा मैंने, तो ये भी सही है क्योंकि बेटा जो पॉलीमर होगा, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, जो एक पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर का एक 3' एंड होगा और बेटा एक 5' एंड होगा। जो 3' एंड होगा मतलब बेटा जो राइबोस शुगर का कार्बन नंबर 3' है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है। जो 5' एंड होगा, जो फॉस्फोरिक एसिड यानी कि जो कार्बन नंबर 5' पे फॉस्फोरिक एसिड है उस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अवेलेबल है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। बेटा ये सबको पता है बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर और बेटा इट इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड। तो अच्छा शायद नहीं पता, ये वाला स्ट्रक्चर तो आप सबने देखा होगा कि ये फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट फॉस्फेट शुगर, ठीक। ये बेटा फॉस्फेट ये 5' एंड होगा क्योंकि फॉस्फोरस का जो 5' एंड होता है ये 3' एंड होगा और बेटा यहां पे जो नाइट्रोजनस बेसेस है दे आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। यहां पे दूसरी स्ट्रैंड होगी बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस उस स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो बैकबोन यहां पे बनाया फॉस्फेट और शुगर ने, यहां पे बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। बेटा यहां पे बैकबोन फॉस्फोरिक एसिड और बेस नहीं बनाते हैं, यहां पे बैकबोन शुगर और बेस नहीं बनाते हैं। बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबो शुगर एंड बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे दूसरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होगी और उसके साथ बेटा ये बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। चलिए बेटा मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी ही क्योंकि पानी चूज करें तो ऑप्शंस। आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन था। हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ हाइड्रोन्यूक्लियोटाइड्स। जरा बेटा मुझे बताइए, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये और एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, इनके बीच में ये, चलिए ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, एक। जरा बेटा और एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दीजिए, इसमें कोई मसला नहीं है, जोड़ दीजिए और एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो कितने, दो। यानी कि बेटा जब हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड थे उनके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। जब हमारे पास बेटा तीन न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो होंगे। तो याद रखिए अगर आपको पूछा जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बारे में, क्या वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? नो बेटा, अगर मेरे पास सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के लिए ये होगा बेटा n-1। n का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 3 है तो -1 यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 है। तो अगर यहां पे आपसे सवाल पूछा गया है हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि आपको एक स्ट्रैंड के बारे में पूछा गया, आपको डीएनए की दो स्ट्रैंड्स के बारे में पूछा नहीं गया है। हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ हेटेरोन्यूक्लियोटाइड। तो याद रखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला n-1। n क्या हुआ बेटा, n हुआ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जरा बेटा कर दीजिए आराम से, कर दीजिए आराम से। सो ये होगा बेटा हेड्रेड -1। तो यहां पे कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे, यहां पे 99 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे। तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है, या वो समझ, ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के लिए, डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए आगे मैं समझाऊंगा। How many phosphodiester bonds and glycosidic linkages are present in a DNA double helix with each strand having, यानी कि with each strand, यानी कि यहां पे आपसे पूछा गया है बेटा DNA डबल हेलिक्स के बारे में। जरा बेटा थोड़ा सा समझ लेंगे, ये हमारे पास बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है। चलिए ये हमारे पास है नाइट्रोजनस बेसिस, यहां से शुगर, ये फॉस्फोर, ये शुगर हमारे पास है बेटा। इस शुगर के साथ यहां पे बाइंड होगी बेस, यहां पे बाइंड होगी बेस, यहां पे बाइंड होगी बेस, यहां पे बाइंड होगी बेस। ये मान के चलिए पेंटोज शुगर, ये यहां पे फॉस्फोरिक एसिड होगा बीच में, डोंट वरी। तो ये बनेगी, ये बनेगा बैकबोन यहां पे, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो यहां पे फॉस्फोरिक एसिड,
तो ये फॉस्फोरिक एसिड, ये डीऑक्सीराइबो शुगर, बैकबोन, ये क्या है, बेस। बेटा बेस और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जरा मुझे बताइए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने हैं बेटा, यहां पे एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहां पे दूसरा, यहां पे तीसरा, यहां पे चौथा। बेटा यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स है 1 2 3 4, तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स में 4 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है। तो याद रखिए बेटा, जो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं, जो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं, ये बेटा बराबर होते हैं टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हर किसी न्यूक्लियोटाइड में एक बेस अटैच होगी टू द बेटा, किसके साथ, डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ। तो ये एक वो तू समझवन या तो क्यों हो गया, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, यह है बेटा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यह है बेटा तीसरा न्यूक्लियोटाइड, यह है चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, ये हो ना, डीऑक्सीराइबो शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और एक। तो ये एक ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स में 4 4 न्यूक्लियोटाइड्स में 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे। और बात समझ आ रही है, तो वही मैंने कहा, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है बेटा, वही इतना ही नंबर होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स का। बेटा यहां पे हमारे पास दूसरा है, ये दूसरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये दूसरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये बेटा एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मैंने बनाई। अब दूसरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बेटा अगर ये दूसरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है तो अंदर की ओर बेटा यहां पे बेस होगी, यहां पे बेस होगी, यहां पे बेस होगी, यहां पे बेस होगी। बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे फॉस्फोरिक एसिड 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 होगा। अब आगे क्या होगा, इशू समझवन जरा बेटा, ये फिर से मैं आपको समझाऊंगा। बेटा ये क्या है, ये बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है, शाख न्यूक्लियोटाइड, ये बेटा और एक न्यूक्लियोटाइड है, यहां देख लो, ये और एक न्यूक्लियोटाइड है और ये और एक न्यूक्लियोटाइड है। जरा मुझे बताइए इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, 1 2 3 4, बेटा 4 न्यूक्लियोटाइड, 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। तो याद रखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उतने ही होते हैं जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लेकिन जब डीएनए डबल हेलिक्स बनेगा, डीएनए डबल हेलिक्स से बेटा ये नाइट्रोजनस बेसेस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, जरा आप डीएनए डबल हेलिक्स में मुझे बताओ कितने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है और कितने बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। आसान है ना, यहां पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे वो इक्वल होगा न्यूक्लियोटाइड -1। कितने न्यूक्लियोटाइड है यहां पे, मान के चलिए यहां पे 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो यहां पे कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, 99। एक स्ट्रैंड में इसमें भी 100 न्यूक्लियोटाइड्स है तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, 99। तो टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स विल बी 198, क्योंकि बेटा यहां पे टोटल न्यूक्लियोटाइड्स है ईच स्ट्रैंड यानी कि डबल हेलिकल डीएनए, तो इसमें 100 न्यूक्लियोटाइड्स, अगर 100 न्यूक्लियोटाइड्स है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 99 हो गए, 100 -1। इसमें 100 न्यूक्लियोटाइड्स तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 99 हो गए क्योंकि 100 -1, तो 99 + 99 हो गया 198। तो यहां पे 198 शाबाश बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, लेकिन एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने होंगे, जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहां पे 4 न्यूक्लियोटाइड्स तो 4 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो टोटल में यहां पे 100 न्यूक्लियोटाइड्स तो 100 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहां पे 100 न्यूक्लियोटाइड 100 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो यहां पे 200 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होंगे, 200 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होंगे यहां पे, और बेटा 198 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। तो ये वाला ऐसे जाएगा। Which one of the following is not true about RNA? RNA के बारे में आप पॉइंट्स पढ़ लीजिए, बताइए इनमें से गलत कौन सा है। In RNA, every nucleotide residue has an additional hydroxyl group present at the 3' position in the ribose. बेटा बिल्कुल सही है। कोतस को ये किधर गया ये कथसपुर, ऐसे कहीं पे मैंने दिखाया था, हाँ वो मैंने मिटाया है। देखिए यहां पे अगर मैं डीएनए की बात करूंगा, डीएनए में यहां पे हाइड्रोजन होता है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, लेकिन आरएनए में यहां पे OH होता है, यानी कि कार्बन नंबर 2' पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है। वही बेटा लिखा हुआ है कि वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 2' पे, सही है। इन आरएनए द यूरासिल इज फाउंडेड इन प्लेस ऑफ थाइमीन। हाँ बेटा आपको पता होगा थाइमीन को हम 5-मेथाइल यूरासिल भी कहते हैं, पता छो इस थाइमीन को बेटा हम 5-मेथाइल यूरासिल भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज 5-methyl uracil। क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों में एक डिफरेंस है, इन दोनों में अगर बेटा ये हमारे पास गोबरा ध्यान, अगर बेटा ये हमारे पास यूरासिल है, ये पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, ये मैं नंबरिंग यहां पे करूंगा, ये देख लीजिए 1
2 3 4 5 6। बेटा अगर ये मैं सिकलटन मानता हूं, पूरा स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगा, अगर हमारे पास ये यूरेसिल है बेटा, थाइमीन बनाएंगे तो थाइमीन कैसा होगा? बिल्कुल बेटा ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मैं ऐसा बनाऊंगा, ये हमारे पास थाइमीन है, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, नंबरिंग करेंगे तो फिर से वही होगा बेटा 1 2 3 4 5 6। लेकिन बेटा यहां पे कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? तो फर्क है। थाइमीन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं, ये थाइमीन है। यूशनस जो है ये बंद कर दीजिए तो यूरेसिल है, तो 5 मिथाइल यूरेसिल बेटा ये है। अब बेटा ये जो थाइमीन है, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? ये अब थाइमीन है, और थाइमीन को क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल, ये यूरेसिल है। बेटा मुझे बताइए थाइमीन और यूरेसिल में स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा? क्या यूरेसिल स्टेबल होगा, थाइमीन स्टेबल होगा? शाबाश। यूरेसिल स्टेबल होगा कि थाइमीन स्टेबल होगा? बेटा स्टेबल थाइमीन होगा। आपने पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है उसकी वजह से। लेकिन बेटा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इस मिथाइल ग्रुप की वजह से यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगी। ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आसन तो ऐसे पता गोबर, यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगी, और हाइपर कंजुगेशन की वजह से यह स्टेबल होगा। तो थाइमीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू यूरेसिल। क्यों? क्योंकि थाइमीन में मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट है और हाइपर कंजुगेशन हो जाती है, तो थाइमीन ज्यादा स्टेबल है, यूरेसिल उतना स्टेबल नहीं है। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, जरा बेटा मुझे बताइए, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबो शुगर, होता है क्या नहीं होता है? हाँ, डीऑक्सीराइबो शुगर में 3 ही रिएक्टिव साइट्स है, यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर स्टेबल है। मैंने अभी समझाया स्ट्रक्चर से। अगर मैं आरएनए की बात करूंगा बेटा, आरएनए में राइबो शुगर है, उसमें 4 रिएक्टिव साइट्स है, तो बेटा मतलब ये राइबो शुगर बेटा डीऑक्सीराइबो शुगर के कंपैरिजन में रिएक्टिव होगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट देख लीजिए, डीएनए में थाइमीन है और थाइमीन स्टेबल है मिथाइल ग्रुप की वजह से, और आरएनए में यूरेसिल है बेटा, यूरेसिल उसके कंपैरिजन में रिएक्टिव है बेटा। इसी वजह से, इन 2 रीजंस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ राइबो शुगर एंड यूरेसिल इन आरएनए मेक्स इट मोर बेटा रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होता है जो स्टेबल होगा, और बेटा डीएनए में थाइमीन होता है वो भी स्टेबल होता है, तो इन दोनों की वजह से डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। तो यार, सो डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। 2 रीजन मैंने बताए। नंबर 1 रीजन, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, 2' एंड पे 2' कार्बन पे जो ऑक्सीजन वो रिमूव हो जाता है, उसकी वजह से डीऑक्सीराइबो शुगर लेस रिएक्टिव बनता है। लेकिन बेटा राइबो शुगर में तो बेटा वहां पे 2' पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसकी वजह से राइबो शुगर रिएक्टिव बन जाता है। नंबर 2, डीएनए में थाइमीन होगा, जिसमें बेटा यहां पे मिथाइल ग्रुप है जो हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, उसकी वजह से डीएनए स्टेबल है। और बेटा आरएनए में यूरेसिल होता है, ये बेटा यहां पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, तो बेटा ये रिएक्टिव है। सो डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, यानी कि आरएनए इज अनस्टेबल रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है, RNA can act as a genetic material as well as a catalytic, as well as it has catalytic role। हाँ, RNA genetic material भी हो सकता है, catalytic role भी है, structural role भी है। मैंने अभी आपको समझाया, मैंने पढ़ाया भी बेटा, इसका structural role भी होता है। Then RNA is the most abundant genetic material। गलत है, DNA is the most abundant genetic material। पर क्यों गोबर में on? Choose the incorrect statement। RNA mutates at a faster rate than DNA। सही है, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है तो म्यूटेट जल्दी करेगा। RNA can easily express the characters। बिल्कुल बेटा, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए सबसे बेहतरीन मॉलिक्यूल है, पढ़ा होगा अपनी टेक्स्ट बुक से। डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि बेटा स्टेबल है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है अल्टर नहीं हो जाती है। आरएनए रिएक्टिव है और काम आता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, कहां से कहां, फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए बेटर मॉलिक्यूल है आरएनए। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्वड अराउंड डीएनए। नो, इट हैज इवॉल्वड अराउंड आरएनए, क्योंकि आरएनए ही बेटा प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। आरएनए ही बेटा राइबोसोम के साथ जुड़ जाता है। आरएनए ही बेटा पिछले जमाने में बेटा एज राइबोसोम एंड एंजाइम एक्ट करता था। तो बेटा ये आरएनए के अराउंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व करती है। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम इवॉल्व फास्टर। हां, इवॉल्व फास्टर का मतलब इवोल्यूशन, मॉडिफिकेशन जल्दी जल्दी हो जाती है। जो जेनेटिक मटेरियल रिएक्टिव होगा वो चेंज भी जल्दी हो जाएगा, रिएक्टिव होगा चेंज भी होगा, चेंज जल्दी होगा तो इवॉल्व भी जल्दी करेगा, इवोल्यूशन होगी। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आरएनए होता है वो जल्दी जल्दी इवॉल्व करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें डीएनए होता है वो जल्दी जल्दी इवॉल्व नहीं करते हैं। चलिए
आई वो बात समझ पक्यू गोबर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आप मुझे बता दीजिए। डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मीशर, बिल्कुल सही है। इन 1869, बिल्कुल सही है। एज अ बेसिक सबस्टेंस एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियन, बेटा बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे एक गड़बड़ है, यहां पे लिखा है एज अ बेसिक सबस्टेंस। नो बेटा, फ्रेडरिक मीशर ने बेटा इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम पास्ट सेल्स, लेकिन उसने कहा यह एक एसिडिक कंपाउंड है और उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियन। लेकिन यहां पे स्टेटमेंट में लिखा है कि ये उसने डिस्कवर किया, मीशर ने डिस्कवर किया, सही है। 1869 में डिस्कवर किया, सही है। न्यूक्लियन नाम दिया, सही है। लेकिन जो गलत है वो ये कि ये एक बेसिक सबस्टेंस नहीं बल्कि एक एसिडिक सबस्टेंस का। नंबर सेकंड, the isolation of DNA and the elucidation of its structure remained elusive। मतलब डीएनए, फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में डीएनए डिस्कवर किया कि डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन बेटा 1850s तक इस पे ज्यादा काम नहीं किया गया। 1869 में मीशर ने डीएनए को कहां से एक्सट्रैक्ट किया, कहां से देखा, कहां से आइडेंटिफाई किया, पास्ट सेल से। और बेटा 1950s तक इसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई खास काम नहीं हुआ। छोटे छोटे काम हुए लेकिन उतना बड़ा काम इस डायरेक्शन में नहीं हुआ, क्योंकि बेटा डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और इसको एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था। बेटा ये देख लीजिए, द आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड द इल्यूस्ट्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। डीएनए को निकालना, आइसोलेट करना, फिर इसके स्ट्रक्चर को समझना, रिमेन्ड इल्यूसिव, ये छुपा हुआ रहा, इसमें ज्यादा काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। नो बेटा, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। बेटा डीएनए आपने अभी देखा, डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स है। तो डीएनए कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं है, डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। और बेटा इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था, और जब इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए तो इसको स्टडी नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ी गैप रही। किसके बाद? 1869 से लेके 1950s तक। चलिए गलत है, लार्ज होना चाहिए था, लार्ज साइज होना चाहिए तो स्मॉल लिखा है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 बेस्ड ऑन द एक्स-रे डायफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी एंड बेटा इरविन चारगाफ प्रपोज्ड ए वेरी फेमस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये सबको पता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया। उसने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया, किन्होंने? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। लेकिन बेटा ये बड़ी फेमस बात है, बार बार मैं कहता हूं, इस वॉटसन और क्रिक ने खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो चारगाफ्स रूल था उसको यूज किया, और जो एक्सरे डायफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी रोजलिंड फ्रैंकलिन और मोरास विल्किंस ने की थी उसको यूज किया, उनको एनालाइज किया। एक्सरे डायफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी से जो फोटो 51 निकला था मोरास विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन को, उसको यूज किया। इरविन चारगाफ के रूल को यूज किया। उन दोनों को यूज करके बेटा वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल तैयार किया डीएनए का। इन्होंने कहा कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। तो वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया 1953 में, सही है। खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सही है। बल्कि क्या किया इन्होंने? इरविन चारगाफ रूल जो चारगाफ ने दिया, और दूसरा जो मोरास विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डायफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी से फोटो 51 निकाला, उसको यूज किया, और इन्होंने बेटा डीएनए डबल हेलिकल मॉडल तैयार किया। चलिए सही है। एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा वाज प्रोड्यूस्ड बाय मोरास विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, बेटा बिल्कुल है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि रोजलिंड फ्रैंकलिन later on died because of the exposure to X-rays. Then we have the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1. बेटा ये थोड़ा सा ये टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट ही मैंने डेलिबरेटली यहां पे डाला है, क्योंकि आप गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में। द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन, मतलब ये अलग है, एडेनिन और थाइमीन का रेशियो, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन का रेशियो बेटा ऑलवेज इक्वल्स 1। ये किसने कहा? ये बेटा इरविन चारगाफ ने कहा। इरविन चारगाफ ने कहा एडेनिन और थाइमीन का रेशियो हमेशा 1 के बराबर होता है, गुआनिन साइटोसिन का रेशियो हमेशा 1 के बराबर है, इरविन चारगाफ ने कहा। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, द रेशियोज बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन, हां, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। ये गलत है, हमेशा नहीं होगा। ये तब 1 के बराबर होगा, ये तब 1 के बराबर होगा जब हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा।
या काथाइबोसोम मैं समझाऊंगा बेटा, मुझे पता है कंफ्यूजन है। जरा बेटा ये हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये बेटा एडेनिन है, थाइमीन है, गोनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, गोनिन, गोनिन। ये बेटा हमारे पास एक डीएनए की स्ट्रैंड है, और बेटा ये हमारे पास डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है। बेटा ये थोड़ा सा इतना तो आपको पता ही होगा कि ये एंटी पैरेलल होंगे, वन होगा 3' 5' अनदर स्ट्रैंड विल बी 5' 3'। जरा बेटा इसको देख लीजिए, मुझे बताइए यहां पे कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यहां पे ए एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये ना पता, थाइमीन एडेनिन के साथ, यहां पे ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। जरा बेटा मुझे बताइए, क्या बेटा एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है? हाँ बनाता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये 2। गोनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये बेटा 3 है, बेटा ये भी 3 है। तो एडेनिन थाइमीन के साथ 2, तुझू करा गलती, आप बताते हैं कि एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड नहीं है मेरे भाई, ये डबल बॉन्ड कहेंगे तो ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हुआ। ये एडेनिन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, गोनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स हुए, नहीं बेटा। एडेनिन एंड थाइमीन बेटा दे फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर। गोनिन एंड साइटोसिन दे फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर। जरा मुझे बताइए क्या ये डीएनए डबल हेलिक्स है? इसमें जरा एडेनिन देख लीजिए कितना है। एडेनिन कितना है? 1 2 3 4 5 6। हाँ एडेनिन 6 है। जरा बेटा थाइमीन आप देख लीजिए, थाइमीन आप देख लीजिए, थाइमीन बेटा, थाइमीन हमारे पास है। थाइमीन ये 1 है, थाइमीन ये दूसरा थाइमीन है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो थाइमीन भी 6 बेटा यहां पे हमारे पास है। जरा इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए बेटा। जरा यहां देख लीजिए मुझे गोनिन कितने हैं? 1 बेटा यहां पे, दूसरा, तीसरा, 3 4। तो यहां पे बेटा गोनिन कितने हैं? यहां पे गोनिन 4 है। जरा बेटा साइटोसिन देख लीजिए बेटा कितने हैं? साइटोसिन का काउंट कीजिए। साइटोसिन हमारे पास है 1 2 3 4। तो साइटोसिन भी 4 है। तो बेटा वही कहा इरविन चारगाफ ने कि एडेनिन और थाइमीन का रेशियो 1 के बराबर होता है। एडेनिन कितने? 6, थाइमीन कितने? 6 बराबर। तो ये हो गया 6/6, क्योंकि एडेनिन भी 6, थाइमीन भी 6, तो ये 6 के बराबर है, 1 के बराबर है। इसी तरह बेटा गोनिन बाई साइटोसिन, गोनिन बाई साइटोसिन, ये 4 और 4 हो गया तो 1 है। तो याद रखिए इरविन चारगाफ ने सही कहा, इरविन चारगाफ ने बराबर कहा। इसी को तो यूज किया बेटा यहां से वॉट्स एंड क्रिक ने कि जब एडेनिन थाइमीन 1 के बराबर होगा, गोनिन साइटोसिन 1 के बराबर होगा, तो चारगाफ ने कहा एडेनिन थाइमीन 1 के बराबर होगा, गोनिन बाई साइटोसिन 1 के बराबर होगा। यह कब होगा? जब डीएनए डबल हेलिक्स होगा। अब अगर हमारे पास डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, जरा बेटे ये आपने समझा ही नहीं होगा आज तक। अगर हमारे पास डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, यह है एडेनिन 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 थाइमीन साइटोसिन गोनिन, एडेनिन साइटोसिन गोनिन। जरा बेटा मुझे बता दीजिए यहां पे एडेनिन कितने हैं? बताइए एडेनिन कितने हैं? बताइए बेटा जल्दी से एडेनिन कितने? एडेनिन यहां पे 1 2 3 4, एडेनिन 4 है। जरा थाइमीन 1, जरा गोनिन बताइए, गोनिन कितने? 1 2, गोनिन 2 है। जरा साइटोसिन बता दीजिए 1 2 3, ये 3 है। क्या यहां पे A/T 1 के बराबर है? नो, ये 4/1 है, ये 1 के बराबर नहीं है। तो याद रखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एडेनिन बाई थाइमीन विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू 1, गोनिन बाई साइटोसिन नो। ये बेटा तब 1 के बराबर होगा जब डीएनए डबल हेलिक्स होगा। जरा स्टेटमेंट पढ़ दीजिए बेटा, यहां पे क्या लिखा है? द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन एंड गोनिन एंड साइटोसिन आर ऑलवेज इक्वल टू 1। बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट तब होता जब मैं कहता अकॉर्डिंग टू इरविन चारगाफ, या जब मैं ऐसा कहता इन डीएनए डबल हेलिक्स बेटा एडेनिन थाइमीन के बराबर होगा, गोनिन साइटोसिन के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है कब बेटा? जब मैं ऐसा कहूंगा अकॉर्डिंग टू इरविन चारगाफ, या जब मैं ऐसा कहूंगा इन डीएनए डबल हेलिक्स बेटा एडेनिन थाइमीन के बराबर होगा गोनिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडेनिन थाइमीन, एडेनिन बाय थाइमीन इज इक्वल टू 1, गोनिन बाय साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ये हम हर किसी में होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए, the two chains of the DNA double helix are said to be complementary to each other and therefore हाँ बेटा ये
पता है आपको? ये बेटा अभी मैंने आपको बताया, ये बस प्रैक्टिस के लिए। अगर मेरे पास बेटा यहां पे एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दी हुई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं दूसरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या होगी? हाँ, क्योंकि आपको पता है एर्निन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन एर्निन के साथ बनाएगा, गोनिन साइटोसिन के साथ बनाएगा, साइटोसिन गोनिन के साथ बनाएगा। तो आप आराम से बेटा मुझे ये वाली स्ट्रैंड की सीक्वेंस बता सकते हैं। तो क्या आपके पास एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है? हाँ। क्या आपने दूसरी स्ट्रैंड की सीक्वेंस प्रेडिक्ट की? हाँ, क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से। क्योंकि आपको पता है एर्निन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, गोनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एर्निन कभी भी गोनिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, एर्निन कभी भी साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, एर्निन कभी भी एर्निन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। एर्निन जब भी बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, गोनिन जब भी बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ बनाएगा। इसको कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। और यही रीजन तो रेप्लिकेशन का भी है। रेप्लिकेशन तो इसी वजह से होती है। इसको हम हॉलमार्क ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कहते हैं। बेटा याद रखिए, अगर आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस का पता होगा, आप दूसरी सीक्वेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और बात समझ आ रही है? और यही कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रेप्लिकेशन का राज भी इसी में है। बेटा यही कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हॉलमार्क ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स है। यानी कि डबल हेलिक्स का जो बेसिक सच में जो इसका दिल है, जो इसका बिल्कुल अक्स है, वो बेटा यही है कि यहां पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अगर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होती, क्या बेटा डीएनए डबल हेलिक्स हो पाता? नहीं। ये किसके साथ बॉन्ड बनाता? अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते तो यहां पे डीएनए डबल हेलिक्स नहीं बनता। तो ये द टू चेन्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री। हां, पूछो गोबर, ये जो दो चेन्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स है, दीज आर नॉट आइडेंटिकल, ये कंप्लीमेंट्री है। एर्निन थाइमिन, अगर एर्निन एर्निन थाइमिन थाइमिन गोनिन गोनिन साइटोसिन साइटोसिन एर्निन 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 थाइमिन थाइमिन एर्निन एर्निन गोनिन 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 होता, तब जाके मैं कहता ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल नहीं, कंप्लीमेंट्री है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो वो सही है। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1? लेकिन बेटा यहां पे मैं बात करूंगा इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बेटा बताइए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा 1 के बराबर क्या होगा? बेटा मैंने अभी आपको कहा एर्निन बाई थाइमिन इज इक्वल टू 1, कहा ना? डबल हेलिकल डीएनए में गोनिन बाई साइटोसिन इज इक्वल टू 1, सही है। क्या बेटा मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? चलिए मैं आपको समझाने के लिए कहूंगा। मान के चलिए मेरे पास बेटा एर्निन 5 है, तो थाइमिन कितने होंगे? 5। मेरे पास गोनिन 3 है, तो साइटोसिन कितने होंगे? साइटोसिन कितने होंगे? 3। क्योंकि गोनिन साइटोसिन का रेशियो 1 है, तब ये 1 कब होगा? जब ये बराबर होगा, जब ये बराबर होगा। जरा बेटा आप मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं लिखूंगा ए ये प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी, जरा ए क्या है? ए कितना है? 5। समझ लो बेटा, ए प्लस जी, जी कितना है? 3 डिवाइडेड बाई बेटा साइटोसिन कितने हैं? 3 और बेटा थाइमिन कितने हैं? 5। सो ये हुआ 8/8। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ए प्लस जी डिवाइड बाई सी प्लस टी इज इक्वल टू 1? अगर a बाई टी 1 के बराबर है, g बाई सी 1 के, इन दोनों को मिला के मैं कह सकता हूं, इन दोनों को मिला के बेटा हम ये कह सकते हैं दैट a प्लस जी डिवाइडेड बाई बेटा c प्लस टी इज इक्वल टू 1। बेटा व्हाट इज एर्निन? ये प्यूरिन किन पायरिमिडीन? ये प्यूरिन है। व्हाट इज गोनिन? ये भी प्यूरिन है। व्हाट इज साइटोसिन? पायरिमिडीन। व्हाट इज थाइमिन? पायरिमिडीन। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं ये दोनों प्यूरिन्स है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं प्यूरिन्स डिवाइडेड बाई बेटा पायरिमिडीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1? तो वही इसमें से चूज कर लो। a प्लस जी डिवाइड बाई सी प्लस टी कहीं पे लिखा होगा a प्लस जी डिवाइड बाई सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। जस्ट ठीक या आयवा काट समझ, यानी कि प्यूरिन डिवाइडेड बाई पायरिमिडीन इज इक्वल टू 1। इफ ए मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए हैज 20 एर्निन्स, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एर्निन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा, गोनिन हमेशा ये बराबर है, ये बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में 3 बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, वो मुझे पता है। एर्निन थाइमिन के बराबर है, गोनिन, ये इक्वलिटी यहां पे है। एर्निन थाइमिन के बराबर है, गोनिन साइटोसिन के बराबर है, और दोनों मिला के 100% होंगे, ये पता है आपको, क्योंकि टोटल तो डीएनए इनसे ही बनेगा। अब अगर बेटा हमारे पास एर्निन 20 है, एर्निन 20 है, तो थाइमिन कितने होंगे? तो वो भी 20 होंगे, क्योंकि एर्निन थाइमिन के बराबर है। साइटोसिन 30 है, तो साइटोसिन 30 है, तो गोनिन भी 30 होंगे। तो ये बेटा थाइमीन है, ये बेटा एर्निन है, ये वाला गोनिन है,
और ये वाला बेटा साइटोसिन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन कितने होंगे? क्या ये प्यूरिन है? क्या ये प्यूरिन है? हां। क्या ये प्यूरिन है? ये प्यूरिन है? हां। ये प्यूरिन नहीं है, थाइमीन है। ये प्यूरिन है? हां बिल्कुल बेटा ये प्यूरिन है। क्या ये प्यूरिन है? नहीं, ये पायरिमिडीन है, तो ये नहीं होगा। तो आपको बताना है प्यूरिन कितने हैं, 30 + 20, तो ये बेटा 50 होंगे। तो यहां पे 50 देख लो, तो यहां पे 50 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल था। Which of the following statements hold true about the silent features of the double helical structure of DNA? ये सबको पता है। I will rush through this. बेटा DNA double helix, it's made up of 2 polynucleotide chains, ये तो आपको पता है। बैकबोन बनाते हैं कौन सा, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। एंड बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, ये लोग आउटवर्ड, तो गलत है। तो यहां पे जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होगा, और वो जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है वो शाबाश फॉस्फोरिक एसिड शुगर के बने होंगे, लेकिन बेसिस अंदर की ओर प्रोजेक्ट होंगे, फिर वो बेसिस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो पहला गलत है, इसमें आउटवर्ड्स लिखा है। तो 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, हां। एक स्ट्रैंड 3-5' होती है अगर ये हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है। इफ दिस इज 3-5', जो दूसरी स्ट्रैंड होगी बेटा वो डेफिनेटली 5-3' स्ट्रैंड ही होगी। जस्ट ठीक। The bases in one strand are paired through hydrogen bonds forming base pair। हाँ बेटा, अगर यहां पे एर्निन है, ये थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाया। एर्निन बेटा बेस है, थाइमीन बेस है, लेकिन जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, दोनों को एक साथ बेस पेयर कहते हैं। एर्निन इज अ बेस, थाइमीन इज अ बेस, ये दोनों बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेंगे तो बेस पेयर कहलाएंगे। चलिए ठीक है। एर्निन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमीन, बिल्कुल सही है। एर्निन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एंड बेटा सिमिलरली गोनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सही है। The 2 chains are coiled in left-handed fashion। नहीं, जो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिया वो बीडीएनए माना जाता है, उसको बीडीएनए कह रहे हैं। जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया उसमें राइट हैंडेड टर्न है, लेफ्ट हैंडेड टर्न जेड डीएनए में है। तो यहां पे बेटा गलत है। ये जो 2 चेन्स है हमारे पास 2 डीएनए स्ट्रैंड्स है, ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर बेटा राइट हैंडेड ट्विस्ट है, इनका लेफ्ट हैंडेड टर्न नहीं है। और काचो समझिवान, सो दीज 2 strands have right handed turn, even to left handed turn किया। सो वाटसन क्रिक डीएनए में राइट हैंडेड टर्न है। पिच ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर। बेटा ये भी आपको पता है, अगर बेटा ये हमारे पास एक डीएनए डबल हेलिक्स है, बेटा पिच ऑफ डीएनए हुआ, अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे आपको पूरा 360 रोटेट करवाना पड़ेगा। अगर मैं यहां से ये वाली स्ट्रैंड को मैं कंसीडर करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से निकला यहां तक पहुंचा 180 है, यहां से निकला यहां तक पहुंचा तो 180 हुआ। तो ये 180 प्लस ये 180 बेटा टोटल में 360 होता है। और इसी 360 डिग्री टर्न बड़े गोबर कंप्लीट 360 डिग्री टर्न, बेटा इसी को हम पिच ऑफ डीएनए कहते हैं, या बेटा इसी को हम हेलिक्स ऑफ डीएनए कहते हैं। या कहा था वो समझ। सो पिच ऑफ डीएनए आप समझ लो बेटा मेरी बात, ये मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, दूसरी स्ट्रैंड। अगर मैं इस स्ट्रैंड को यहां से शुरू करता हूं, मैं यहां से निकलता हूं, यहां से निकलता हूं, मैं यहां पहुंच गया, ये 180 हुआ ना, वो नालायको, ये हमारे पास लाइन है। अगर मैं सर्कल बनाऊंगा यहां से यहां तक, ये कितना हुआ 180। अगर मैं यहां से निकलूंगा यहां तक, ये 180, तो ये 180 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री हुआ, टोटल में कितना हुआ 360। तो अगर जहां से निकला वहीं पे वापस पहुंच जाएंगे तो 360 बनेगा। यहां से अगर निकलेंगे यहां पहुंच जाएंगे तो 180 बनेगा। यहां से कंटिन्यूअस निकलेंगे यहां तक पहुंच जाएंगे तो ये और 180 हुआ, 180 प्लस 180 हुआ 360। और बेटा इसी लेंथ ऑफ डीएनए, जो ये लेंथ ऑफ डीएनए है, इसी को बेटा हम पिच ऑफ डीएनए कहते हैं। और इसी बेटा यहां से यहां तक अगर हम डीएनए की लेंथ को मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, ओ काछो समझवान बेटा, अगर हम इसी को मेजर करेंगे यहां से यहां तक अगर हम मेजर करेंगे बेटा, इट इज बेटा 3.4 नैनोमीटर, यानी कि ये हैं 34 एंगस्ट्रॉम्स। सो यही है बेटा लेंथ ऑफ द हेलिक्स, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ हेलिक्स है, ये जो यहां तक 360 डिग्री टर्न में, अगर आप इस डीएनए को मेजर करेंगे, इसकी लेंथ बेटा 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम्स है। और बेटा इसी हेलिक्स ऑफ डीएनए में इसी 1 कंप्लीट टर्न, इसको 1 कंप्लीट टर्न कह सकते हैं, ये 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, इसी में बेटा यहां पे बेस पेयर्स होंगे, जैसे एर्निन थाइमीन, थाइमीन एर्निन, एर्निन थाइमीन, गोनिन साइटोसिन।
तो ये बेटा देख लीजिए, तो यहां पे ये बेस पेयर्स है, दीज आर बेस पेयर्स। तो इस एक कंप्लीट टर्न में देयर आर 10 बेस पेयर्स। किस बेस पेयर 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर। सो इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए देयर आर 10 बेस पेयर। जरा मुझे बताइए यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है? जरा मैं लिखता हूं यहां पे लेंथ ऑफ हेलिक्स। बताइए बेटा लेंथ ऑफ हेलिक्स कितनी है? लेंथ ऑफ हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम्स या 3.4 नैनोमीटर। लेकिन बेटा इस कंप्लीट हेलिक्स में हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर? 10। तो अगर बेटा हेलिक्स में, पेयर हेलिक्स में लिखूंगा यहां पे पेयर हेलिक्स, देयर आर 10 बेस पेयर। तो मुझे बताइए बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? आसान है, तो डिस्टेंस बिटवीन शाबाश बेटा एडजेसेंट बेस पेयर्स। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? कॉमन सेंस है, हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ है बेटा 3.4 नैनोमीटर। तो इस टोटल लेंथ में कितने बेस पेयर है? 10। तो या कॉमन सेंस है, तो 0.34 बेटा 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम एडजेसेंट, यानी कि इसके और इसके बीच में बेटा जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी 0.34 नैनोमीटर। ये जो बरसाल यहां से यहां तक पिच ऑफ हेलिक्स जो वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए है, इस वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए में बेटा इसकी कितनी लेंथ है? 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम्स। अगर बेटा इस कंप्लीट टर्न की मैं बात करता हूं, इसमें 10 बेस पेयर्स है। अगर इसमें 10 बेस पेयर्स है, दो बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 3.4 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एडजेसेंट इन दो के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम से 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस है। चलिए, the pitch of the helix is 3.4 nanometer and there are roughly 10 base pairs in each turn. सही है बेटा। The distance between a base pair in a helix is approximately 3.4। गलत है बेटा, 3.4 तो है लेकिन 3.4 एंगस्ट्रॉम्स होना चाहिए, क्योंकि ये या होना चाहिए 0.34 नैनोमीटर, यानी कि एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Choose the incorrect statement. All purines are present in both DNA and RNA. जरा बेटा प्यूरिन कौन कौन सा हमारे पास है? प्यूरिन्स हमारे पास है बेटा एडेनिन एंड गुआनिन। हाँ बेटा ये डीएनए में भी है, आरएनए में भी होते हैं, तो सही है। ऑल पायरिमिडीन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। गलत है बेटा, क्योंकि हमारे पास पायरिमिडीन है। अभी बेटा मैंने इससे पहले भी आपको बताया पायरिमिडीन हमारे पास है साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो यूरेसिल डीएनए में नहीं है तो थाइमिन आरएनए में नहीं है, तो हर कोई पायरिमिडीन डीएनए और आरएनए में मौजूद नहीं होता है, तो ये गलत है। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। सही है, साइटोसिन दोनों में होगा। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली। बेटा ये भी सही है। Which out of following does not confer to the stability of the DNA double helix? बेटा इनमें से DNA double helix की स्टेबिलिटी को किसकी वजह से नहीं होती है? बेटा हाँ, नंबर 1 प्लेनर स्टैकिंग ऑफ बेसिस। ये तो पढ़ाते रहते हैं, मैंने बार बार मैं इस पर बड़ा डिस्कस करता रहता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ बेटा इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बीच में हो जाती है उससे डबल हेलिकल मॉडल की एनर्जी कम हो जाती है। जब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाती है बेटा उसकी वजह से बेटा एनर्जी डिक्रीज हो जाती है इस डबल हेलिकल डीएनए में। प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन प्लेस ऑफ यूएसएल, हाँ बेटा डीएनए में थाइमिन होता है तो उसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है, मैंने इससे पहले बताया। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, नहीं बेटा फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस ही नहीं है। Assertion reason type question है यहां पे। The distance between the two strands of DNA double helix is approximately uniform। बेटा दो strands के बीच में डिस्टेंस यूनिफॉर्म है। जितनी डिस्टेंस यहां पे है 2 नैनोमीटर, उतनी डिस्टेंस बेटा यहां पे भी है 2 नैनोमीटर, उतनी डिस्टेंस यहां पे भी है। अगर ये दो strands ऑफ डीएनए है, जितनी डिस्टेंस बेटा यहां पे है उतनी यहां पे भी होगी। इसको प्लेक्टोनिमिक नेचर कहते हैं। वी कॉल दिस एज प्लेक्टोनिमिक नेचर। सो दो स्ट्रैंड्स के बीच में बेटा डिस्टेंस यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस यूनिफॉर्म बेटा इसलिए है क्योंकि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये एक्सप्लेन करूं किस टाइम की बेटा यहां पे बात समझ ली मेरी। बेटा ये डीएनए डबल हेलिक्स की एक स्ट्रैंड है, दूसरी स्ट्रैंड है। बेटा जितनी डिस्टेंस यहां पे उतनी यहां पे उतनी यहां पे उतनी यहां पे उतनी यहां पे, हर जगह बेटा जो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के बीच में डिस्टेंस है बेटा वो यूनिफॉर्म है। क्यों है? क्योंकि प्यूरिन्स आर ऑलवेज बाइंडेड विद पायरिमिडीन। ए सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बाइंडेड विद डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। तो हर जगह पे डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। अगर बेटा प्यूरिन के साथ बॉन्ड करेंगे तो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर पायरिमिडीन
पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल सिंगल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जहां पे पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा वहां पे 4 रिंग्स होंगे। जहां पे प्यूरिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाएगा वहां पे 4 रिंग्स होंगे। जहां पे पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा वहां पे 2 होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। प्यूरिन में 2 रिंग्स बेटा, पायरिमिडीन में 1, तो हर जगह 3 रिंग्स होती है। तो बेटा यहां पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगी। तो ये सही है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है। प्यूरिन्स आर ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद पायरिमिडीन बेटा, बिल्कुल इसका यही रीजन है। assertion reason true and reason is the correct explanation for assertion। चलिए प्यूरिन पायरिमिडीन के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा पायरिमिडीन का साइज लार्ज होता है, सही है बेटा। पायरिमिडीन का साइज ये देख लीजिए, ये पायरिमिडीन हमारे पास है, ये तो पता है यहां पे नाइट्रोजन होगा, यहां पे नाइट्रोजन होगा। और अगर हम प्यूरिन्स की बात करते हैं, ये बेटा हमारे पास प्यूरिन है। तो ये दीज आर प्यूरिन्स डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स और दीज आर पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स। तो मुझे बताइए पहला जो है साइज पायरिमिडीन्स का बड़ा है, गलत है, तो ये रिवर्स है, ये रिवर्स होना चाहिए। नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द रिंग, बेटा यहां पे कितने नाइट्रोजन, 2, यहां पे नाइट्रोजन 4। ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। यहां पे कितने नाइट्रोजन पायरिमिडीन में, 2, एक यहां पे एक यहां पे, तो ठीक है 2 नाइट्रोजन है। कहां कहां पे, पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 3 पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 3। बेटा यहां पे कितने नाइट्रोजन है, 4, 1 3 7 9, 1 3 7 9, तो सही है 4 नाइट्रोजन है। लेकिन कार्बन कहां पे है, कार्बन यहां पे देख लो बेटा, कार्बन कहां कहां पे, 2 4 5 6, 2 4 5 6 तो सही है। यहां देख लीजिए नाइट्रोजन कहां, कार्बन कहां है, 2 4 5 6 और 8, 2 4 5 6 8 10, नहीं 10 तो होगा ही नहीं इसमें, तो ये वाला भी गलत है। चलिए इनकरेक्ट आपको चूज करना था, यहां पे 2 इनकरेक्ट है, तो ये यहां पे स्मॉल यहां पे लार्ज होना चाहिए था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, ये सबको पता है, करेक्ट। चलिए आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ए बी सी डी ये भी सबको पता होगा बेटा, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बेटा जो यहां पे ए होगा ये है रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से एरो निकलती है, डीएनए पे वापस खत्म हो जाती है, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना, तो रेप्लिकेशन है। डीएनए से बेटा यहां पे बनेगा एमआरएनए, तो यहां पे ये जो सी होना चाहिए एमआरएनए होना चाहिए, और डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो बी होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन। फिर जाके एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को बेटा हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये बड़ा आसान है, इसी को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, दिस इज सेंट्रल डॉगमा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। बेटा अगर हम पैकेजिंग की बात करते हैं, बेटा डीएनए कंडेंसेशन की अगर हम बात करते हैं, डीएनए कंडेंसेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा जेनेटिक्स का, क्योंकि बेटा डीएनए का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसको अकोमोडेट करना है या तो सेल में, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे सेल के सेंटर में इसको अकोमोडेट करना है न्यूक्लियोइड की शक्ल में, या फिर अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे इस बहुत लंबे डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बेटा अकोमोडेट करना है। तो इस बहुत ज्यादा डीएनए को प्रोकैरियोट्स में सेल के सेंटर में अकोमोडेट करने के लिए पैकेजिंग चाहिए, कंडेंसेशन चाहिए, और इसी डीएनए को बेटा यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट करने के लिए बेटा कंडेंसेशन चाहिए, पैकेजिंग चाहिए। तो उसी कंडेंसेशन ऑफ डीएनए की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे बेटा प्रोकैरियोट्स के बारे में। बेटा इन प्रोकैरियोट्स A well defined nucleus is absent, सही है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, एंड एज सच डीएनए इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। नहीं बेटा, बेटा ये जो प्रोकैरियोट्स हमारे पास है, अगर ये बेटा एक प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब ये नहीं कि डीएनए पूरी सेल में फैला हुआ होगा। बेटा डीएनए इज कंडेंस्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल, और बेटा ये जो सेंटर ऑफ द सेल होता है इसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोइड होता है बेटा, आज समझ लो पूरी तरह से, ये न्यूक्लियोइड बेटा डीएनए का बना होता है, बिल्कुल सही है बेटा। इसके अलावा बेटा ये बना होता है न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स का, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स का, और बेटा इसमें इसके अलावा होते हैं पॉलीएमीन्स। बेटा ध्यान से देखिए,
ध्यान से देखिए, ये जो बीच में है ये खाली डीएनए नहीं है, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियोइड हम खाली डीएनए को नहीं कहते हैं। न्यूक्लियोइड का मतलब है डीएनए डीएनए डीएनए, ध्यान से देखिए, प्लस बेटा न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स और बेटा पॉलीमीन्स। अब आप कहेंगे सर डीएनए तो पता है लेकिन इनका काम क्या है? बेटा जैसा काम यूकेरियोट्स में हिस्टोन्स करते हैं, यानी कि इस डीएनए को पैक करने का काम, अगर यहां पे न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स नहीं होंगे, अगर बेटा यहां पे पॉलीमीन्स नहीं होंगे, तब जाके ये डीएनए कंडेंस नहीं होगा सेंटर में, तब ये पूरी सेल में फैल जाएगा, सेल में फैल जाएगा। तो बेटा बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो बीच में कंडेंस्ड डीएनए होता है इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियोइड होता क्या है? क्या ये प्योर डीएनए होता है? नहीं बेटा, ये न्यूक्लियोइड प्योर डीएनए नहीं होता है। ये न्यूक्लियोइड बना होता है डीएनए का। इसमें बेटा डीएनए कंडेंसेशन के लिए बेटा हिस्टोन्स काम नहीं आते। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स का रोल नहीं है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, डीएनए इज नेकेड इन दीज बैक्टीरिया। नेकेड का मतलब यहां पे बेटा हिस्टोन्स नहीं होते, लेकिन हिस्टोन्स के बदले यहां पे न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीमीन्स होते हैं। यही दो किस्म के प्रोटीन बेटा यहां पे इसको हेल्प करते हैं डीएनए की कंडेंसेशन के लिए। तो ये बेटा गलत है। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, नो, इट इज कंडेंस्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल in the form of nucleoid. DNA is held with some positively charged proteins in a region termed as nucleoid. हाँ, अब कौन से positively charged proteins हमारे पास? NAPs है और polymeins है। उसके बाद the DNA in nucleoid is organized in large loops held by protein. हाँ बेटा, कंडेंसेशन के दौरान इसके लूप्स बनते हैं, फिर लूप्स की सुपर कंडेंसेशन हो जाती है और उसकी वजह से बेटा ये डीएनए कंडेंसेशन हो जाती है। यहां पे उतना टाइम नहीं है ज्यादा एक्सप्लेन करने का, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यूकेरियोट्स की कंडेंसेशन के बारे में एक दो स्टेटमेंट्स यहां पे कुछ दिए हुए हैं। बेटा इन यूकेरियोट्स द डीएनए कंडेंसेशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोटीन्स। हाँ, इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे प्रोटीन चाहिए। नंबर 1 हमें बेटा यहां पे चाहिए बेसिक प्रोटीन्स। ये तो बेटा आपको पता है, बेसिक प्रोटीन जिनको आप हिस्टोन्स कहते हैं। और कितने हिस्टोन चाहिए वो तो भी आपको पता है, H1, H2A, H2B, H3, H4 चाहिए। और इसके अलावा बेटा हमें यहां पे चाहिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स NHCPs। और बेटा ये चाहिए हमें कंडेंसेशन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। और एल्स बेटा हमें इसके अलावा आरएनए भी चाहिए कंडेंसेशन के लिए। हमें बहुत सारे और कंपोनेंट, लिपिड्स का भी रोल है कंडेंसेशन में। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से डीएनए कंडेंसेशन के लिए बेटा प्रोटीन चाहिए। एक तो चाहिए बेसिक प्रोटीन जिनका नाम है हिस्टोन्स, इसके अलावा बेटा चाहिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो यूकेरियोट्स में देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं और इसको बेटा अगर मैं कंपेयर करूं बेटा यूकेरियोट्स के साथ, बेटा यहां पे एक पॉइंट आप समझ लो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लो बेटा। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए कंटेंट होता है, डीएनए कंटेंट वो कम होता है। और अगर मैं बेटा यूकेरियोट्स में डीएनए कंटेंट की बात करूं तो यहां पे डीएनए कंटेंट बेटा ज्यादा होता है। तो रीजन ये है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए कंटेंट कम है, यूकेरियोट्स में डीएनए कंटेंट ज्यादा है। तो बेटा पैकेजिंग ज्यादा एफिशिएंट बेटा यूकेरियोट्स में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा डीएनए कंटेंट ज्यादा होता है। जब डीएनए कंटेंट ज्यादा होगा तो पैकेजिंग एफिशिएंट होनी चाहिए। यहां पे डीएनए कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, यहां पे पैकेजिंग होती है, बहुत जबरदस्त पैकेजिंग होती है, लेकिन उतनी एफिशिएंट पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में नहीं है जितनी यूकेरियोट्स में है। सिंस यूकेरियोट्स का डीएनए कंटेंट ज्यादा है, यहां पे एफिशिएंट पैकेजिंग चाहिए। एफिशिएंट पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स का काम चाहिए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का काम चाहिए। चलिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन कंडेंसेशन। हाँ, हिस्टोन्स का रोल है। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स। हाँ बेटा, ग्लूटामेट एंड अर्जिनिन गलत है बेटा। ग्लूटामेट ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, एसिड एसिड। तो नेगेटिवली चार्ज्ड बेटा मैंने यहां पे लिखा बेटा, यहां पे ये हमें बेसिक अमीनो एसिड्स में रिच होता है, लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो यहां पे गलत लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड, नहीं बेटा ये ग्लूटामिक एसिड नहीं है। ग्लूटामिक एसिड तो बेटा एक शायद नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन अमीनो एसिड है। ये इट इज रिच इन हिस्टोन्स में ज्यादा होता है लाइसिन और अर्जिनिन। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज ऑक्टेमर। बेटा आपने पढ़ा होगा यहां पे H2A के 2 मॉलिक्यूल है ना बेटा, फिर H2B के 2 मॉलिक्यूल, फिर बेटा H3 के 2 मॉलिक्यूल, और बेटा फिर H4 के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि
H2A, H2B, H3, H4, इन सब के दो दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। और बेटा जब इन सब के दो दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे 2 + 2 + 2 + 2 = 8, तो इस स्ट्रक्चर को बेटा हम ऑक्टामर कहते हैं। और इसी ऑक्टामर के ऊपर बेटा फिर ऐसे रैप हो जाता है डीएनए। सो वही बेटा यहां पे लिखा है, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। सही है बेटा। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैपिड अराउंड द, हां डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है। डीएनए इज पॉलीएनायॉनिक, है ना? क्यों? हर किसी न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड है, तो हर किसी न्यूक्लियोटाइड में स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी डीएनए स्ट्रैंड में 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड्स है उतने पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उतने नेगेटिव चार्जेस है। तो डीएनए इज पॉलीएनायॉनिक। और बेटा ये सारे के सारे हिस्टोन्स बेटा कैटायोनिक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन से कोर बना और इसके इर्द गिर्द डीएनए रैप हुआ, ऐसे डीएनए रैप हुआ। और बेटा डीएनए इज पॉलीएनायॉनिक, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A typical nucleosome contains 2-headed base pairs of DNA helix। हाँ बेटा देखिए, ये हमारे पास ऑक्टामर है जिसको आप न्यू बॉडी कहते हैं, जो H2A, H2B, H3, H4 के दो दो मॉलिक्यूल से बना। ये और एक है, ये और एक है, ये बेटा और एक है, ये और एक है। अब क्या इसके बाद होगा बेटा, इसके ऊपर बेटा डीएनए रैप करेगा। ठीक है बेटा। अब बेटा डीएनए यहां से यहां तक जो डीएनए की लेंथ है, यहां से यहां तक जो डीएनए की लेंथ है बेटा, इट इज 2-headed बेस पेयर्स। क्या सच? तो यहां से यहां तक जो डीएनए की लेंथ है, इट इज 2-headed बेस पेयर। और इसी को बेटा हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अगर ये हुआ न्यूक्लियोसोम, क्या सा गोबर? न्यूक्लियोसोम। तो ये यहां से यहां तक ये भी न्यूक्लियोसोम है, यहां से यहां तक ये भी न्यूक्लियोसोम है। बेटा इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। किसको? इस सब को। तो ये क्रोमेटिन किससे बना है बेटा? ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ये न्यूक्लियोसोम है बेटा। ये मैंने बनाया प्रोटीन, न्यू बॉडी, जो बेसिक प्रोटीन्स है, हिस्टोन्स। इसके इर्द गिर्द डीएनए रैप हुआ, ऐसे रैप हो जाता है। तो बेटा यहां से यहां तक जो डीएनए है, इस डीएनए को बेटा यहां से यहां तक जो पूरा है, अलॉन्ग विद न्यू बॉडी, अलॉन्ग विद दिस कोर, इट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोसोम। तो यहां से यहां तक ये न्यूक्लियोसोम है, यहां से यहां तक भी न्यूक्लियोसोम हुआ, यहां से यहां तक भी न्यूक्लियोसोम हुआ, यहां से यहां तक भी न्यूक्लियोसोम हुआ। क्या बेटा इसका मतलब हुआ फिर यहां से यहां तक भी न्यूक्लियोसोम हुआ? तो क्या फिर बेटा इस सब को हम क्रोमेटिन कहते हैं? तो मुझे बताइए, व्हाट इज क्रोमेटिन मेड अप ऑफ? क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। एक न्यूक्लियोसोम, 2, 3, 4, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ जाएंगे तो क्रोमेटिन बनेगा। तो याद रखिए बेटा, क्रोमेटिन बन जाता है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। आई वो बात समझ? और बेटा याद क्या बनो? न्यूक्लियोसोम। तो बताइए बेटा, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स? 2-headed। न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड एज क्रोमेटिन। यानी कि जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन किससे बनता है? रिपीटेड यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लियोसोम। जब न्यूक्लियोसोम कहते हैं रिमूव हो, ये एक न्यूक्लियोसोम, 2, 3, 4, इस तरह 1000 न्यूक्लियोसोम जुड़ जाएंगे तो बेटा ये एक क्रोमेटिन बनेगा। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन इन, हाँ बेटा जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, किसमें? इस स्ट्रक्चर को। इट लुक्स लाइक सिटिंग ऑन बीड्स। ये गई बीड्स, कम गई बीड्स कम गई गोबर। ये यहां पे रेड से मैं करूंगा, ये बीड्स हुए, ये बीड्स हुए, ये बीड्स हुए। दीज आर बीड्स, मालिफल, ये बीड्स हुए। और इन्हीं बीड्स के बेटा ऊपर ऐसे रैप हो जाता है डीएनए। और बेटा इसी को बेटा हम कहते हैं बीड्स ऑन सिट्रिंग। दिया गोबर ना, इट इज सिट्रिंग ऑन बीड्स। सिट्रिंग को डीएनए ऑन बीड्स। बीड्स मतलब बेटा हुआ ऑक्टामर। ये ऑक्टामर के ऊपर डीएनए हो रैप है। लेकिन ये हमें एक नॉर्मल, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएगा, ये हमें नजर आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। चलिए, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन इन हायर लेवल्स। हाँ बेटा, ये बेसिक कंडेंसेशन के लिए बेटा पहले हिस्टोन चाहिए, और सुपर कंडेंसेशन के लिए हमें चाहिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। किन में बेटा? यूकेरियोट्स में। द सीक्वेंस ऑफ पैकेजिंग इज, बेटा पैकेजिंग कैसे होती है? बीड्स ऑन सिट्रिंग स्ट्रक्चर पहले बनेगा या बना, इस पैकेज्ड, उसका फिर क्या होगा? उसका बेटा उससे क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, और क्रोमेटिन फाइबर से लास्ट पे बेटा मेटाफेजिक क्रोमोसोम बनेगा। यानी कि बेटा यहां पे 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले बेटा क्या होगा? सबसे पहले यहां पे होगा डीएनए, ऐसे एक्सटेंडेड डीएनए। अच्छा ठीक, ये क्लास में मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, यहां पे उतना टाइम नहीं है बेटा। ये होगा बेटा, उसके बाद इसकी कंडेंसेशन होगी तो यहां पे बनेगा क्रोमेटिन,
जिसको आप बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, वही मैंने कहा, ये देख लीजिए, पहले डीएनए होगा, एक्सटेंडेड डीएनए, फिर बेटा क्या बनेगा, क्रोमेटिन पैकेट टू फॉर्म, शाबाश बेटा, क्रोमेटिन फाइबर। अब बेटा ये फर्दर कंडेंसेशन होगी तो क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर यानी कि फर्दर कंडेंसेशन से क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, और बेटा क्रोमेटिन फाइबर की फर्दर कंडेंसेशन होगी तो यहां पे बनेगा क्रोमोसोम, जिसको बेटा हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम कहते हैं। और बेटा ये जो क्रोमोसोम है, ये जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, ये हाईएस्ट कंडेंस्ड स्टेट ऑफ डीएनए है, हाईएस्ट कंडेंस्ड बेटा स्टेट ऑफ डीएनए, इट्स द हाईएस्ट कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के दौरान क्या होगा, जो डीएनए होगा, ये जो डीएनए है बिल्कुल एक्सटेंडेड डीएनए है, इसमें पहले बेटा हिस्टोन से बनेगा बेटा क्रोमेटिन बनेगा, यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग बनेगा, फिर और कंडेंसेशन हो जाएगी तो फिर बनेगा क्रोमेटिन फाइबर, फिर और कंडेंसेशन हो जाएगी तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम बनेगा, यानी कि जो हाईएस्ट कंडेंस्ड स्टेट ऑफ डीएनए है। जरा बेटा आप कर सकते हैं या द सीक्वेंस ऑफ, हाँ ये बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको बताया ये वही सीक्वेंस है। नंबर 22 को देख लेते हैं। ये अभी बेटा मैंने आपको न्यू बॉडी के बारे में बता दिया। बेटा यहां पे जो हमारे पास न्यू बॉडी होती है, इस न्यू बॉडी के इर्द गिर्द बेटा यहां पे डीएनए रैप होगा। अब जब डीएनए रैप होगा, ये न्यू बॉडी किसकी बनी होती है, 4 हिस्टोन्स की, H2A, H2B, H3, H4, हर किसी के 2-2 मॉलिक्यूल। लेकिन उसके अलावा बेटा यहां पे ये जैसे यहां पे दिखा हुआ है, यहां पे बेटा हिस्टोन H1 बेटा आएगा, वो हिस्टोन H1 बेटा इसको सील करेगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सील करेगा इसको, ताकि ये डीएनए इस न्यू बॉडी से स्लिप ना हो जाए। और बेटा ये जो यहां पे बना है, ये हिस्टोन H1 है, जिसको हम सीलिंग हिस्टोन कहते हैं, ये बेटा डीएनए है, और बेटा ये न्यू बॉडी है। आप खुद ही बेटा यहां से लिख सकते हैं। Calculate the number of base pairs in Escherichia coli if the length of its DNA is 1.36 मिलीमीटर। बेटा मैं एक सिंपल चीज आपको बताऊंगा। बेटा जो लेंथ ऑफ डीएनए होती है, जो लेंथ ऑफ डीएनए होती है बेटा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू 0.34 नैनोमीटर। बेटा ये लेंथ ऑफ डीएनए याद रखिए, लेंथ ऑफ डीएनए ये थे जो याद, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स। और बेटा जैसे कि मैंने अभी आप पिच ऑफ डीएनए की बात की, मैंने कहा पिच ऑफ डीएनए में देयर आर 10 बेस पेयर्स, 2 बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस है, तो टोटल पिच कितना होगा 3.4 नैनोमीटर। तो याद रखिए लेंथ ऑफ डीएनए बराबर होता है नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर। जैसे बेटा हमारे पास ये है, इसमें बेटा 10 बेस पेयर है, 2 बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस है, तो अगर ये 10 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 3.4 नैनोमीटर। तो इसी तरह याद रखिए, अब क्वेश्चन में अगर लेंथ दी गई होगी तो आप नंबर निकाल सकते हैं, अगर नंबर दिया गया होगा तो आप लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन Escherichia coli इफ द लेंथ ऑफ डीएनए, यानी कि लेंथ दी हुई है इज 1.36 मिलीमीटर। तो ई कोलाई की बात चल रही है, ई कोलाई में जो लेंथ है दी हुई है 1.36 मिलीमीटर लेंथ है। ये किसके बराबर होगा, तो हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बेस पेयर, और ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये यहां पे प्रोडक्ट है, तो यहां पे इसको लेके जाएंगे तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 0.34 नैनोमीटर। तो आगे बढ़ने से पहले, यानी कि लेंथ दी हुई है बेटा, हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने हैं, मैंने लेंथ लिखी 1.36, इसको इधर लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे इस नैनोमीटर को बेटा मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कैसे करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁶, तो कॉमन सेंस है, तो ये क्या बनेगा, इट विल बिकम 1.36 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय बेटा 0.34 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ बेस पेयर्स। जब आप बेटा इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ये निकल के आएगा 4 यानी 4 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। तो जब ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। तो ये बेटा जवाब निकलेगा बेस पेयर्स का। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ बराबर होती है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इंटू 0.34। यहां पे लेंथ दी हुई है 1.36 मिलीमीटर, नंबर ऑफ बेस पेयर तो निकालने पड़ेंगे, ये 0.34 तो कांस्टेंट है, ये इधर लाऊंगा मैं, सो इट विल बी 1.36 डिवाइडेड बाय 0.34। लेकिन मैंने ये मिलीमीटर है, ये नैनोमीटर है, मैंने इस
नैनोमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 1.36 मिलीमीटर इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर। इनको मैंने कट कर दिया तो यहां पे निकलेगा, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा 4 इंटू बेटा ये नीचे 10⁻⁻6 से ऊपर जाएगा तो 10⁻6 आएगा, सो इट विल बी 4 इंटू 10⁻6। ये कैलकुलेट करना तो ये आपको खुद ही समझ आएगा कि इशारशा कोले में कितनी बेस पेयर्स होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करनी होगी, बेटा ये क्वेश्चंस आप समझ लो, ये क्वेश्चंस आप याद रख लो। बेटा ये कैसे आपको निकाल सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ बेस पेयर्स होगा और बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 नैनोमीटर से। यूनिट्स का ख्याल रखिए, यूनिट्स बराबर होने चाहिए। बेटा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, आपको लेंथ ऑफ डीएनए निकालनी है तो ये निकालना पड़ेगा, इफ द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज 6.6 इंटू 10⁻9। तो नंबर ऑफ बेस पेयर दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है, तो मुझे बेटा लेंथ निकालनी है। तो बेटा मैं लेंथ निकालूंगा, लेकिन मैं पहले नैनोमीटर को कन्वर्ट करूंगा मीटर्स में। अगर मुझे नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻9, ये इंटू बेटा ये नैनोमीटर है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, इट विल बी 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब ये इससे पहले आपके लिखा है किताब पे 1 बिलियंथ बेटा, तो याद रखिए ये 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर वहां से दिया हुआ है। हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर, तो मैंने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे निकलेगा 6.6 इंटू बेटा 0.34। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 2.24 मीटर डीएनए। तो वही बेटा सही है कि एक मैमालियन सेल में कितना लंबा डीएनए होता है, 2.24 मीटर डीएनए। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फोटोग्राफ अगर उठाना है तो उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन ए मैमेलियन सेल। बेटा एक मैमेलियन सेल में कोई भी क्वेश्चन अगर दिया गया होगा तो आप करने चाहिए वहां पे। एक मैमेलियन सेल में बेटा देयर आर बेटा 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। बेटा एक न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर से बनता है, 200। तो इसको डिवाइड करो, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर से बनता है, 200 हुआ 2 इंटू 10⁻2। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आगे बढ़िए बेटा। ये हुआ 6.6 इंटू 10⁻, यहां पे 10⁻2 है तो यहां पे 10⁻9 है, तो टोटल आएगा 10⁻7 डिवाइडेड बाय बेटा 2। या आइव का समझ, ये 2 यहां पे कट कर दीजिए, सो इट विल बी 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स। अच्छा बेटा ठीक। तो बेटा मुझे लगता है हाँ ये कल दूसरा होगा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही होगा। ये जेनेटिक्स एक लंबा सा चैप्टर है, मैंने बड़ी डिटेल में जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया अच्छे से पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया। इंशाल्लाह मैं कल इसका दूसरा पोर्शन लेके आपके सामने फिर से आ जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।